क्लेन के मन में सभी प्रकार के विचार प्रकट हुए जब उसने ओल्ड नील को अजीब दृष्टि से देखा। उन्होंने गंभीरता से पुलिस को बुलाने की संभावना पर विचार किया, न कि नाइटहॉक्स को सूचित करने की। ओल्ड नील ने उस पर एक नजर डाली और चिढ़कर कहा, मैं तुम्हारी आंखों में अज्ञानता, मूर्खता और कमजोर और बेशर्म अविश्वास देख सकता हूँ। क्या डन ने तुम्हें मिस्ट्री प्राइज की कहावत नहीं बताई, जो चाहो करो लेकिन कोई नुकसान मत पहुंचाओ? हालांकि यह कहावत गुप्त और दुष्ट मूसा तपस्वी आदेश संगठन से उत्पन्न हुई है, लेकिन मूसा तपस्वी आदेश का मार्ग चुनने वाले बियॉन्डर्स ने अपने अनुभवों के माध्यम से साबित कर दिया है कि यह सही है। जब तक कोई इसका सख्ती से पालन करता है और आवश्यक भय और श्रद्धा दिखाता है, नियंत्रण खोने का जोखिम कम हो जाएगा। इसके विपरीत भी इसी तरह स्थापित किया गया है। मेरे प्रति आपका संदेह मिस्ट्री प्राइज का अपमान है। क्षमा मांगना। क्लेन ने माफी मांगने में संकोच नहीं किया। वह वास्तव में भूल गया था कि डन स्मिथ ने एक बार इस कहावत का उल्लेख किया था। ओल्ड नील वास्तव में क्रोधित नहीं था, पलक झपकते ही वह हंस पड़ा। अफसोस की बात है, बहुत कम परिवासी दृष्टा बनना चुनते हैं। आपकी मदद के लिए इससे संबंधित कोई कहावत नहीं है, लेकिन मेरे पास सम्राट रोसेले की डायरियां हैं। हाँ, इस कहावत का सख्ती से पालन करने में अभिनय का संकेत मिलता है। क्लेन को अचानक ये विचार आया और उसने सिर हिलाया जैसे कि वह किसी गहरे विचार में हो। ओल्ड नील जारी नहीं रहा। उसने गोल में से फूलदान और अन्य सामान हटाकर एक कोने में रख दिया। इसके तुरंत बाद उसने चांदी के संदूक से एक लाल और काली मोमबत्ती निकाली। उन्होंने समझाया, यदि सामान्य लोग अनुष्ठानिक जादू का प्रयास करते हैं तो उन्हें खगोल विज्ञान के परिणामों का पालन करना होगा या संबंधित मैनुअल पढ़ना होगा। उन्हें उपयुक्त तिथियां और समय चुनना होगा। उदाहरण के लिए, देवी का प्रतिनिधित्व करने वाला दिन वह अवधि जब वह चंद्रमा पर शासन करती है, लेकिन हमारे लिए, विशेष रूप से इस क्षेत्र में अच्छे बियॉन्डर्स के लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी तीव्र आध्यात्मिक धारणा और शक्तिशाली सूक्ष्म प्रक्षेपण महत्वपूर्ण है। बेशक, यदि आप अनुष्ठानिक जादू के बारे में आश्वस्त नहीं है तो यह सबसे अच्छा है एक उपयुक्त तिथि और समय चुनें। इससे सफलता की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, यह एक आधार पर आधारित है। नियमों का सख्ती से पालन करना ध्यानपूर्वक याद रखें। ओल्ड नील ने 2 मोमबत्तियां रखी और किनारे की ओर मुड़कर क्लेन की ओर देखा और बहुत गंभीरता से कहा, लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स पर्याप्त मजबूत नहीं है। वे जो भी अनुष्ठानिक जादू कर सकते हैं वे बाहरी शक्तियों और मदद की तलाश में हैं। इसलिए आप कर सकते हैं केवल देवी या तूफान के देवता जैसे रूढ़िवादी देवताओं पर विचार करें। अज्ञात या अप्रत्याशित अस्तित्व के साथ संवाद करने का प्रयास बिल्कुल न करें, भले ही लोग उन पर विश्वास करें या दर्ज किए गए वादे प्रलोभनों से भरे हों। कोई भी जोखिम उठाएं। जब तक आप एक बार प्रयास करते हैं, आप बिना किसी वापसी के फिसलन भरी ढलान से नीचे खाई में चले जाएंगे। कोई भी कार्य या प्रतिरोध केवल इसे धीमा कर देगा और प्रक्षेप पथ को बदलने का कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे याद रहेगा, क्लेन ने गहरी आवाज में कहा, हालांकि उसे थोड़ा डर लग रहा था। मेरे भाग्य वृद्धि अनुष्ठान ने स्पष्ट रूप से एक से शक्ति मांगी है, अज्ञात और अप्रत्याशित अस्तित्व। इसके अलावा मैंने लोगों को कोहरे में खींचने में सक्षम शक्तियां हासिल कर ली हैं, जो कि हैंडमैन जैसे वरिष्ठ बियॉन्डर को भी अविश्वसनीय लगता है। कम से कम मुझे लगता है कि वह एक वरिष्ठ बियॉन्डर है। शुक्र है, मैं पागल नहीं हुआ हूं या नियंत्रण खोने का कोई संकेत नहीं है। इस पर चिंता करते हुए उन्होंने सक्रिय रूप से विषय बदल दिया। तो नाइटहॉक्स को देवी की मदद लेनी चाहिए। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा, तूफान के भगवान। हालांकि हम अपने अनुष्ठानिक जादू से यह बताने में असमर्थ हैं कि वह दुर्भावनापूर्ण इरादे से उत्तर देता है या नहीं। परिणाम अप्रत्याशित तरीकों से विकृत हो जाएगा। ओल्ड नील ने मजाकिया अंदाज में क्लेन को इस विचार को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कोई तथाकथित सर्वश्रेष्ठ नहीं था, केवल आवश्यक। उनके उपदेश के बाद ओल्ड नील ने एक लाल रंग का कपड़ा उठाया, मोमबत्ती, और कहा, चंद्रमा के फूलों और गहरे लाल चंदन से बनी मोमबत्तियों का उपयोग करके यह अनुष्ठानिक जादू में लेडी ऑफ क्रिम्सन के रूप में देवी की पहचान का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने काली मोमबत्तियों की ओर इशारा किया और कहा, रात वेनिला से बनी मोमबत्तियां। नीम के फूल रात का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ही वह बोला, उसने काली मोमबत्ती को गोलमेज के ऊपरी बाएं छोर पर रखा, जबकि लाल मोमबत्ती को ऊपरी दाएं छोर पर रखा। हम केवल 2 मोमबत्तियों के साथ देवी का प्रतीक क्यों करते हैं? वह शांति और शांति की मालकिन, आपदा और आतंक की महारानी और शांति की मालकिन भी है। ओल्ड नील ने हंसते हुए कहा, ये सही है, ये कुछ ऐसा है जो मैं चाहता था कि आप पूछें। उनके पतन से पहले मूसा तपस्वी आदेश का चर्च के साथ बहुत अच्छा संबंध था। अनुष्ठानिक जादू पर उनकी मान्यताओं और परिणामों ने हमें काफी प्रभावित किया है। उनका मानना है कि सभी वस्तुएं संख्यात्मक हैं। प्रत्येक संख्या में एक आध्यात्मिकता है और कर्मकांडीय जादू में शून्य, अज्ञात या अराजकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये ब्रह्मांड के जन्म से पहले की स्थिति का प्रतीक है। एक शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, पहला निर्माता। 2 का प्रतिनिधित्व करता है दुनिया और विभिन्न दिव्यताएं जो उसके शरीर से उत्पन्न हुई। 3 सभी चीजों को बनाने के लिए दिव्यताओं और भौतिक वस्तुओं के बीच संपर्क का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तीसरी मोमबत्ती आपके लिए है। कौन सी 2 मोमबत्तियां और कौन से 2 प्रतीक हैं अनुष्ठानिक जादू के अभीष्ट प्रभावों पर निर्भर करते हैं। 3 सभी चीजों को जन्म देता है। एक सभी चीजें 3 से उत्पन्न होती हैं। क्लेन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने पिछले जीवन की कुछ चीजों को याद कर सका। क्लेन को ध्यान से सुनते हुए देखकर ओल्ड नील ने तीसरी मोमबत्ती ली और कहा, यह मोमबत्ती मैं का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक बहुत ही साधारण मोमबत्ती है जिसमें बस थोड़ा सा पुदीना मिलाया जाता है। ध्यान रखें कि गुलाब, नींबू, पुदीना, चंद्रमा के फूल, रात के वेनिला और नीम के फूल जैसे पौधे देवी को प्रिय और प्रिय हैं। इसे दूसरे कोण से देखने पर 3 मोमबत्तियां प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, आध्यात्मिकता और ईश्वरत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। विवरण समाप्त करने के बाद ओल्ड नील ने तीसरी मोमबत्ती को गोलमेज के बीच में रख दिया। फिर उसने मनगढ़ंत फुल मून एसेंस ऑयल की एक बोतल निकाली, गहरे पवित्र प्रतीक के साथ उत्कीर्ण एक विशाल कड़ाही, भव्य पैटर्न के साथ एक चांदी का चाकू, 1 कप पानी और मोटे नमक की एक तश्तरी। बियॉन्डर्स के लिए जो अनुष्ठानिक जादू में अच्छे नहीं हैं, उन्हें घंटियां, क्रिस्टल बॉल, चांदी के कप, धूप या अन्य पूरक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हालांकि मिस्ट्री प्राइज और सीड्स को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कलाकृतियां पहले से ही पर्याप्त हैं। ओल्ड नील ने कड़ाई के ठीक नीचे आईओयू के साथ नकली बकरी की खाल का चर्मपत्र रखा और एक कोने को पकड़ने के लिए एक विशेष कलम का उपयोग किया। उन्होंने क्लेन की ओर रुख किया और कहा, अनुष्ठानवादी जादू को एक स्वच्छ आध्यात्मिक वातावरण की आवश्यकता होती है जहां आप परेशान नहीं होंगे, और इसके लिए हमें इसे बनाने की आवश्यकता है। कदम सबसे पहले ध्यान में प्रवेश करना है। अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करें और पूरक वस्तुओं के साथ हमारे ताकत और इसे हमारे चारों ओर बनाएं। उदाहरण के लिए, रे बीबर के घर ने होली नाइट पाउडर का उपयोग किया था, जबकि मैं एक अनुष्ठान चांदी के खंजर का उपयोग करूंगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें प्रतीकवाद की पुष्टि करने के लिए परिणाम के अनुसार जाना होगा और संबंधित मंत्रोच्चार हर्मीस में सबसे अच्छा किया जाता है क्योंकि प्राचीन हर्मीस प्रकृति से उत्पन्न हुआ था।
ये प्राचीन ड्रैगनिश और प्राचीन एल्विश के समान है। प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष हैं, जिनमें आवश्यक छिपाव और सुरक्षा का अभाव है। इससे धलाईकार आसानी से खतरे में पड़ जाता है, इसीलिए इसमें संशोधन भी किया गया है। हालांकि यह अधिक प्रभावी है। ठीक है, मुझे अनुष्ठानिक जादू पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं आपको आगे कुछ नहीं समझाऊंगा। देखकर और सुनकर ध्यान दें। किसी भी समस्या को याद रखें और जब सब कुछ हो जाए तो मुझसे पूछें। ठीक है। क्लेन 2 कदम पीछे चला गया और ओल्ड नील पर अपनी नजरें गड़ा दी। जैसे ही अदृश्य हवा उसके चारों ओर घूमने लगी, ओल्ड नील की आंखों के सामने तेजी से अंधेरा छा गया। वह एक पल के लिए चुप हो गया, बाएं से दाएं, फिर ऊपर से नीचे अपने मानस का उपयोग करके घर्षण पैदा किया और लगातार 3 मोमबत्तियां जला दी। इसके बाद उसने चांदी का चाकू उठाया और उसे मोटे नमक में घोंप दिया। फिर उन्होंने हर्मीस में जप किया। मैं तुम्हें पवित्र करता हूँ, शुद्ध चांदी का ब्लेड। मैं तुम्हें शुद्ध और शुद्ध करता हूँ, जिससे तुम्हें इस अनुष्ठान में मेरी सेवा करने की अनुमति मिलती है। एवरनाइट देवी, लेडी ऑफ क्रिम्सन के नाम पर आपको पवित्र कर दिया गया है। एक छोटे लेकिन शक्तिशाली शब्दांश के बाद ओल्ड नील ने एक चांदी का चाकू निकाला और इसे साफ पानी के एक कप में डाल दिया। फिर उसने उसे उठाया और गोलमेज के परे की जगह की ओर इशारा किया। उसने ब्लेड की नोक को परिधि में निशाना बनाया और गोलमेज का चक्कर लगाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम से क्लेन को चांदी के चाकू से एक अदृश्य ऊर्जा निकलने का एहसास हुआ। यह हवा से जुड़कर आध्यात्मिकता से भर गया, एक पूरी तरह से सीलबंद दीवार बन गई। एक चक्कर लगाने के बाद वेदी अपने चारों ओर से पूरी तरह अलग हो गई और ओल्ड नील गोलमेज के सामने खड़ा हो गया और उसने चांदी का चाकू नीचे रख दिया। फुल मून एसेंस ऑयल की बोतल ऊपर उठाई और काली, गहरे लाल और साधारण मोमबत्तियों पर 3 बूंदें टपका दी, जिससे एक हल्की सी धुंध निकल आई। अल्पविराम। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रहस्य में ढका हुआ हो। ओल्ड नील ने कांच की बोतल नीचे रखी और नकली को देखा। 2 मिनट के लिए चुपचाप बकरी की खाल का चर्मपत्र। फिर उसने कलम उठाया और एक निशान बनाया जिसे वह नियंत्रित करता था। एक वर्ग जिसने सभी सामग्री को फ्रेम किया, यह दर्शाता है कि वह ऋण के नियंत्रण में था। इसके बाद उन्होंने एक और क्रॉस बनाया जो दर्शाता है कि इसे रद्द कर दिया गया था। इस चरण पर पहुंचने पर उसने अपनी आत्मा दृष्टि को सक्रिय करने के लिए एक हाथ से चर्मपत्र उठाया और दूसरे हाथ से अपने ग्लबेला को थपथपाया। जैसे ही ओल्ड नील ने एक मंत्र फुसफुसाया, मैं अंधेरी रात की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं क्रिम्सन की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देवी की प्रेम में कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। कृपया मुझे इस आयु का भुगतान करने के लिए धनराशि प्रदान करें। नाइट वैनिला, एक जड़ी बूटी जो लाल चंद्रमा से संबंधित है, कृपया अपनी शक्तियां मेरे मंत्र के लिए प्रदान करें। चंद्रमा का फूल, एक जड़ी बूटी जो लाल चंद्रमा से संबंधित है, कृपया मेरे मंत्र के लिए अपनी शक्तियां प्रदान करें। क्लेन बगल से सुनकर पूरी तरह से चकित हो गया। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो गए। ऐसा कोई मंत्र काम कर सकता है? हालांकि यह लिखित हर्मीस से सुनाया गया था। क्या यह तरीका बहुत सरल और व्यवहारिक नहीं है? क्या देवी क्रोधित होकर कर्ज कई गुना नहीं बढ़ा देंगी? उसी क्षण मोमबत्ती की रोशनी अचानक जल उठी। ओल्ड नील ने अपना मंत्रोच्चार समाप्त करने के बाद 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने फुल मून एसेंस ऑयल उठाया और तीनों मोमबत्तियों में से प्रत्येक पर एक बूंद टपका दी। इसके तुरंत बाद उसने चर्मपत्र पकड़ा और उसे मैं का प्रतिनिधित्व करने वाली मोमबत्ती के पास खींच लिया। जब उसमें आग लग गई तो उसने तुरंत उसे कड़ाही में फेंक दिया। ओल्ड नील ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे आयु के जलने का एहसास हो रहा था। एक क्षण के बाद उसने अपनी आंखें खोली और कड़ाही पर रखे काले पवित्र प्रतीक की ओर देखा। चर्मपत्र पहले ही पूरी तरह से जल चुका था। महिला की स्तुति करो। ओल्ड नील ने अपनी छाती को 4 स्थानों पर थपथपाया जिससे लाल चंद्रमा का आकार बन गया। फिर उसने मोमबत्तियां जलाने के विपरीत क्रम में उन्हें बुझा दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद उसने अपने चारों ओर की अदृश्य दीवार को तोड़ने के लिए चांदी के चाकू का इस्तेमाल किया। जैसे ही ओल्ड नील ने राहत की सांस ली, तुरंत तेज हवा चली। ये हो चुका है, इतना ही? क्लेन ने आश्चर्य से पूछा। क्या आईओयू का निपटान हो गया है? कैसे? मुझे भी नहीं पता। वैसे भी इसे उचित तरीके से सुलझाया जाएगा, ओल्ड नील ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा। यह क्लेन अनिश्चित था कि प्रतिक्रिया के रूप में किस अभिव्यक्ति या शब्दों का उपयोग किया जाए। क्या ये थोड़ा अविश्वसनीय नहीं है? यह एक दाववाद कहावत है। दाव से 1 पैदा होता है, 1 से 2 पैदा होते हैं, 2 से 3 पैदा होते हैं, 3 से सभी चीजें पैदा होती हैं। खूनी आईओयू के बारे में सोचना बंद करें। आइए कर्मकांडीय जादू पर चर्चा करें। ओल्ड नील ने निश्चिंत भाव से मोमबत्तियां, कड़ाही, चांदी का चाकू और अन्य वस्तुएं दूर रख दी। क्लेन वास्तव में अपने पिछले जीवन में अमेरिकियों की तरह अपने कंधे उचकाना चाहता था, लेकिन अंततः वह खुद को ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं कर सका जो सज्जनतापूर्ण हो। उन्होंने अपना ध्यान अनुष्ठानिक जादू की ओर लगाया और विस्तृत प्रश्न पूछे जो उन्हें उलझन में डालते थे और उनसे उत्तर प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए, मंत्रों का एक विशेष प्रारूप होता था। जब तक वे संतुष्ट थे और मुख्य अर्थ हर्मीस में व्यक्त किया गया था, बाकी को किसी की रचनात्मकता पर छोड़ा जा सकता था। बेशक ईशनिंदा या अपमानजनक वर्णन बिल्कुल वर्जित था। रहस्यवाद की कक्षा दोपहर तक चली। इससे पहले कि ओल्ड नील 2 बार खान से हमें जॉटलैंड स्ट्रीट पर लौटना होगा। इतना कहने के साथ ही वह स्पष्ट ढंग से बड़बड़ाया। इन खूनी सामग्रियों को पाने के लिए मैंने अपना प्रिय नाश्ता खो दिया। क्लेन ने आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखा। मिस्टर नील, क्या आपके पास शेफ है या खाना पकाने के लिए नौकरानी है? 12 पाउंड के साप्ताहिक वेतन पर कई नौकर रखे जा सकते थे। समाचार पत्रों के अनुसार भोजन और आवास की व्यवस्था के साथ एक साधारण शेफ को काम पर रखने का खर्च प्रति सप्ताह 12 से 15 सोली के बीच होता है। इसे 1 पाउंड की भी जरूरत नहीं पड़ी। विविध काम करने के लिए नौकरानी और भी सस्ती थी। उनका साप्ताहिक वेतन 3 सोली 6 पेन से 6 सोली के बीच था। निस्संदेह कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि उनके पास कोई पाक कला कौशल होगा। ओह, ये सही नहीं है। मिस्टर नील पर 30 पाउंड का कर्ज है। ये सामान्य बात है कि वह किसी शेफ या नौकर को काम पर नहीं रखते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने एक और सवाल पूछ लिया है जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था। जबकि क्लेन को अपने सवाल पर पछतावा हुआ और नील ने अपना पल्ला झाड़ लिया बिना इसकी परवाह किए सिर हिलाओ। मैं अक्सर अनुष्ठानिक जादू का प्रयास करता हूँ, असाधारण वस्तुओं पर शोध करता हूँ और घर पर संबंधित दस्तावेजों को पढ़ता हूँ। इसलिए मैं शेफ, बटलर या नौकरानी के रूप में सामान्य लोगों को काम पर नहीं रखता हूँ और नहीं यह संभव है। मैं केवल नियमित रूप से जगह की सफाई करने के लिए किसी को काम पर रखता हूँ। और अगर वे सामान्य लोग नहीं हैं तो क्या आपको लगता है कि वे ऐसी नौकरियां करने को तैयार होंगे? ऐसा लगता है कि मैंने एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा है। ये संभवतः इसलिए है क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसमें घर पर रहस्यवाद शामिल हो, क्लेन ने आत्मनिंदा करते हुए समझाया। ओल्ड नील काफी देर तक खड़ा रहा। उसने अपनी गोल टोपी पहनी और दरवाजे से बाहर निकलते हुए बड़बड़ाता रहा। मुझे पैन फ्राइड फोई ग्रास की गंध आ रही है। एक बार जब आईओयू पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाए तो मैं निश्चित रूप से एक सेट खाऊंगा।
दोपहर के भोजन के लिए मैं निश्चित रूप से सेब के रस के साथ भुना हुआ पोर्क खाऊंगा। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। मैं मसले हुए आलू से युक्त सॉसेज अवश्य होना चाहिए। आप मुझे भूखा बना रहे हैं। क्लेन ने ओल्ड नील को पकड़ते हुए अपनी लार निगल ली और पास के सार्वजनिक गाड़ी स्टॉप की ओर चला गया। जॉटलैंड स्ट्रीट पर लौटने के बाद ओल्ड नील गाड़ी से नीचे उतरते ही अचानक बड़बड़ाने लगा। मैं क्या देख रहा हूँ देवी, मैं क्या देख रहा हूँ। वह अचानक 17 या 18 साल के लड़के की तरह फुर्तीला हो गया था। वह जल्दी से सड़क के किनारे आया और एक वस्तु उठा ली। क्लेन जिज्ञासावश पास झुका और ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि यह बढ़िया कारीगरी वाला एक बटुआ था। अपने अनुभव की कमी के कारण वह मुश्किल से यह बता सका कि गहरे भूरे रंग का बटुआ भैंस की खाल से बना था या भेड़ की खाल से, लेकिन उसने बटुए के किनारे पर कढ़ाई वाला एक छोटा हल्का नीला लोगो देखा। एक सफेद कबूतर अपने पंख फैला रहा था, जैसे कि तैयार हो उड़ान भरना। वह क्लेन की पहली छाप थी। दूसरी चीज जो उसने नोटिस की वह उभरे हुए बटुए में कागज के नोटों का ढेर था। 20 से अधिक ग्रे नोट काली स्याही से अंकित एक सोने के पाउंड। ओल्ड नील ने बटुआ खोला और नोट निकाले। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो वह तुरंत हंस पड़ा। 10 पाउंड के नोट, माननीय संस्थापक और संरक्षक विलियम आई। वाह देवी, कुल 30 नोट हैं। कुछ 5 पाउंड के नोट, 1 पाउंड और 5 सोली के नोट भी हैं। 300 पाउंड से अधिक। शब्द के हर अर्थ में ये बहुत बड़ी रकम है। शायद मैं 10 साल में भी इतना न कमा पाऊं। क्लेन की सांसें अनायास ही भारी हो गईं। चूंकि सोने के पाउंड की मात्रा बहुत अधिक थी, ऐसे बटुए को उठाना उसके पिछले जीवन में बैंक नोटों का ब्रीफकेस उठाने के बराबर था। मुझे आश्चर्य है कि किस सज्जन ने इसे गिराया। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, क्लेन ने शांति से विश्लेषण किया। ऐसा बटुआ स्पष्ट रूप से किसी महिला का नहीं था। इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है कि वह कौन है, ओल्ड नील ने हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि हमने दैवीय प्रयास किया और वह पैसा ले लिया जो हमारा नहीं है। हमें यहाँ एक क्षण रुकना चाहिए। मेरा मानना है कि सज्जन जल्द ही इसकी तलाश में वापस आएंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छोड़ा जा सके, चाहे कोई भी हो यह है। क्लेन ने राहत की सांस ली। उन्हें ओल्ड नील की नैतिकता की बिल्कुल नहीं समझ थी। वह इस बात से चिंतित था कि उसने देवी की कृपा को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया होगा और अपना ऋण चुकाया होगा। वह अभी भी सोच रहा था कि इसे कैसे रोका जाए और अन्यथा उसे कैसे मनाया जाए। क्या ये आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन कोई नुकसान न पहुंचाएं। क्लेन ने अचानक कुछ नया सीखा। दोनों ने सड़क पर 1 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं किया, तभी एक शानदार 4 पहिया गाड़ी आ गई। इसके किनारे पर एक हल्के नीले रंग का लोगो था जिसमें एक कबूतर अपने पंख फैलाए हुए था। गाड़ी रुकी और एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा जिसने काले रंग का फॉर्मल सूट और उसी रंग की बोटाई पहनी हुई थी। उसने बटुए को देखा, अपनी टोपी उतारी और विनम्रता से कहा, महोदय, यह मेरे मालिक का बटुआ होना चाहिए। आपका लोगो सब कुछ का प्रमाण है, लेकिन मुझे अतिरिक्त सत्यापन करने की आवश्यकता है। ये सभी पक्षों के लिए जिम्मेदार है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बटुए में कितने पैसे हैं? ओल्ड नील ने विनम्रता से उत्तर दिया। अधेड़ उम्र का व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया और उसने लगभग तुरंत ही आत्मनिंदा करते हुए कहा, एक बटुए के रूप में मुझे नहीं पता कि मास्टर के बटुए में कितने पैसे थे। क्षमा करें, कृपया मुझे पूछने की अनुमति दें। जैसी आपकी इच्छा। ओल्ड नील ने उसे जैसा चाहे वैसा करने का इशारा किया। अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी की तरफ चला गया और खिड़की के माध्यम से अंदर के व्यक्ति से बातचीत की। वह फिर से क्लेन और ओल्ड नील के पास आया और मुस्कुराया। 300 पाउंड से अधिक, लेकिन 350 पाउंड से कम। मेरे स्वामी को सटीक संख्या याद नहीं है। याद नहीं, वह सचमुच कोई गंदा अमीर आदमी है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं निश्चित रूप से इसे बार बार गिनता। क्लेन ईर्ष्या से भर गया था। ओल्ड नील ने सिर हिलाया और बटुआ वापस सौंप दिया। देवी के प्रमाण के साथ यह आपका है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बटुआ उठाया और 10 पाउंड के 3 नोट निकालने से पहले उसका आकलन किया। मेरे गुरु सर डेवीविल हैं। वह आपकी नैतिकता की सराहना करना चाहते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति को यही मिलना चाहिए। कृपया इसे अस्वीकार न करें। सर डेवीविल। डेवीविल ट्रस्ट की स्थापना किसने की? सर डेवीविल, जिन्होंने मजदूर वर्ग को सस्ते किराए के अपार्टमेंट उपलब्ध कराए। क्लेन को तुरंत नाम याद आ गया। वह एक ऐसा शूरवीर था जिसका उसके भाई सम्मान करते थे, लेकिन यह नहीं मानते थे कि वह वास्तविकता पर आधारित है। धन्यवाद सर डेवीविल। वह एक दयालु और उदार सज्जन व्यक्ति हैं। ओल्ड नील समारोह में खड़े नहीं हुए क्योंकि उन्हें 3 नोट मिले। सर डेवीविल की गाड़ी को प्रस्थान करते देखने के बाद वह क्लेन की ओर देखने के लिए मुड़े। जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं था, उसने नोट उछाले और हंसा। 30 पाउंड। आईओयू का निपटान हो गया है। मैंने कहा कि इसका निपटान उचित तरीके से किया जाएगा। ये जादू की शक्ति है। ... पवित्र च राजा जादू की शक्ति। वह वास्तव में काम करता है। क्लेन एक बार फिर हैरान रह गया। कुछ मिनट बाद वह इमारत की सीढ़ी में दाखिल हुआ और सुरक्षा कंपनी की ओर जाते हुए उसने हैरान होकर पूछा, मिस्टर नील, आपने और पैसे क्यों नहीं मांगे? ओल्ड नील ने खुशी से समझाया, लालची मत बनो। किसी को अनुष्ठानिक जादू करते समय लालची न होने का ध्यान रखना चाहिए। संयम एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर रहस्यवादी को लंबे समय तक जीने की इच्छा रखने के लिए आवश्यक है। ... एक विशाल बॉलरूम में कुछ झूमरों पर मोमबत्तियां जल रही थीं, जिससे ऐसी सुगंध आ रही थी जिससे लोगों के मन को शांति मिल रही थी। मोमबत्तियों की विशाल संख्या के आधार पर उन्होंने किसी भी तरह से गैस लैंप से कम रोशनी पैदा नहीं की। पैन फ्राइड फोई ग्रास, ग्रिल्ड स्टेक, भुना हुआ चिकन, तली हुई टिन फिश, देसी ऑयस्टर, मटन स्टू, क्रीम सूप और अन्य व्यंजनों के साथ लंबी मेजें थीं। इसके अलावा मिस्ट शैंपेन और मिरंदूर वाइन और साउथ विले रेड वाइन की बोतलें भी थीं। वे सभी रोशनी के नीचे एक आकर्षक चमक से चमक रहे थे। लाल बनियान में नौकर क्रिस्टल कप के साथ ट्रे ले गए और सज्जनों और महिलाओं के बीच सुंदर या भव्य दोनों तरह से कपड़े पहने हुए थे। ऑड्रे हॉल ने कॉलर वाली, ऊंची कमर वाली, एंगेजन के साथ हल्के सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका कोट सिर्फ कसकर फिट था, जबकि उसकी बड़ी परतें केज क्रिनोलिन से पूरी तरह फूली हुई थीं। उसके लंबे सुनहरे बाल एक खूबसूरत जूड़े में बंधे हुए थे और उसने जो झुमके, हार और अंगूठियां पहनी थी वे चमक रहे थे। उसके पैरों में सफेद डांसिंग जूते की एक जोड़ी थी जो गुलाब और हीरे से सिले हुए थे। मैंने कितने पेटीकोट भी पहने हैं? 5, 6 सफेद रेशमी दस्ताने पहने हुए ऑड्रे ने अपने दाहिने हाथ से अपनी क्रिनोलिन को धीरे से सहलाया। उसके बाएं हाथ में साफ शैंपेन का गिलास था। ऑड्रे अपने सामान्य स्वभाव की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। आमतौर पर वह खुद को भोज के केंद्र में रखती थी और ध्यान का केंद्र बिंदु बनाती थी। इसके बजाय वह हलचल से बचती रही और चुपचाप फ्रांसीसी खिड़कियों पर लटके पर्दों की छाया में खड़ी रही। भीड़ को देखते हुए उसने शैंपेन का एक घूंट लिया, जैसे कि वह वहां मौजूद ही न हो। काउंट वुल्फ का सबसे छोटा बेटा विस्काउंट कॉनराड की बेटी के साथ बातचीत कर रहा है। वह जो कहता है उसे पुष्ट करने के लिए अपनी बांह को हिलाना पसंद करता है। हम उसके अग्रबाहु की गति जितनी बड़ी होगी उसके शब्द उतने ही अविश्वसनीय होंगे। यह अनुभव से सीखी गई बात है। वह दूसरे लोगों को नीचे गिराकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करना बंद नहीं कर सकता।
हालांकि वह दोषी महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यह उनके बात करने के तरीके और उनकी शारीरिक भाषा से देखा जा सकता है। डचेस डेला ने आज हंसते समय बार बार अपने बाएं हाथ से अपना मुंह ढक लिया है। और समझा, वह अपना शुद्ध समुद्री नीला नीलम दिखा रही है। उसके पति ड्यूक नेगन कुछ रूढ़िवादी रईसों के साथ वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। भोज शुरू होने के बाद से उन्होंने एक बार डचेस डेला की खोज की है। वे लगभग कभी भी नजरें नहीं मिलाते हैं। शायद वे उतने प्यार में नहीं है जितना वे होने का दिखावा करते हैं। बैरन लैरी ने मैडम पानिस को 7 बार हंसाया है। ये बहुत सामान्य है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन वह अपने पति को दोषी नजरों से क्यों देखती है? ओह, वे अपने अलग अलग रास्ते चले गए हैं। ये सही नहीं है। वे जिस दिशा में जा रहे हैं वह बगीचे की ओर जाती है। असाधारण भोज में ऑड्रे ने कई विवरण देखे जिन पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगभग विश्वास हो गया कि वह ओपेरा देख रही है। हर कोई एक अच्छा ओपेरा अभिनेता है। उसने चुपचाप आह भरी और उसकी आंखें नम रहीं। तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमा लिया। उसने अपनी नजर बाहर बड़ी बालकनी में एक अंधेरे कोने पर डाली। छाया में एक विशाल गोल्डन रिट्रीवर चुपचाप बैठा हुआ था। वह अंदर ऑड्रे को देख रही थी जबकि उसका आधा शरीर अंधेरे में छिपा हुआ था। सूसी, ऑड्रे के मुंह के कोने हिल गए और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह अब एक दर्शक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार नहीं रख सकती थी। 3 मस्तूलों वाली एक प्राचीन नौक समुद्र में भयंकर तूफान के बीच से गुजर रही थी। ये तेज नहीं था और इसके विस्थापन में कमी थी। मौसम और समुद्र प्रलयकारी दृश्य की तरह दिख रहे थे। सेलबोट अपने पेड़ से अलग हुए एक सूखे पत्ते की तरह थी। हालांकि इस बात की परवाह किए बिना कि तूफान कितना प्रचंड था या लहरें कितनी भयानक थी, ये झुकाव के किसी भी संकेत के बिना शांतिपूर्वक नौकायन करता रहा। एल्गर विल्सन खाली डेक पर खड़ा होकर पहाड़ों जैसी विशाल लहरों को देख रहा था। उनके विचार एक रहस्य थे। ये फिर से सोमवार होने वाला है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। ये धरती माता का दिन था, घटने बढ़ने की श्रृंखला की शुरुआत। हालांकि अल्जीरिया के लिए इसका मतलब कुछ अलग था। ये भूरे सफेद कोहरे में हमेशा के लिए लिपटे एक रहस्यमय अस्तित्व से संबंधित था। कम से कम मैं पागल तो नहीं बन गया हूँ, उसने आत्मनिंदा करते हुए हंसते हुए इधर उधर देखना बंद कर दिया। इस समय उन कुछ नाविकों में से एक, जिस पर वह झुक गया था और श्रद्धापूर्वक पूछा, आपकी कृपा, हम इस समय के लिए कहाँ रास्ता तय कर रहे हैं? एल्गर ने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया और शांत स्वर में कहा, औरोरा ऑर्डर से श्रोता का पीछा करें। धुंध निकलते ही तूफान शांत हो गया। तोपों से लदी एक अजीब सी नाव पर मुलायम पीले बालों वाला एक 8 या 9 साल का लड़का डर के मारे अपने चारों ओर समुद्री डकों को देख रहा था। वे उच्छृंखल थे, कुछ ने बियर के बैरल का आनंद लिया, कुछ रस्सियों के साथ घूम रहे थे, दूसरों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाया और कुछ ने अपनी मुट्ठियों से लड़ाई भी की। वह छाया में खड़े एक काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखने लगा। उसने आवाज दबाते हुए पूछा, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? 5 दिन पहले वह पहली बार अपने पिता से मिला था, एक ऐसा पिता जो खुद को एक साहसी व्यक्ति बताता था। यदि उनकी दिवंगत मां द्वारा उनके लिए छोड़ी गई तेल पेंटिंग नहीं होती जिससे उनके पिता की पहचान की पुष्टि होती और ये तथ्य कि अनाथालय ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, तो वह अपने गृहनगर को छोड़ने और अपने एकमात्र रिश्तेदार का अनुसरण करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जो लगभग एक अजनबी भी था। छाया में बैठे व्यक्ति ने अपना सिर नीचे किया और अपने बेटे की ओर देखा। मिलनसार अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने उत्तर दिया, जैक, मैं तुम्हें एक पवित्र निवास स्थान पर ला रहा हूँ जहाँ निर्माता एक बार रहते थे। क्या वही ईश्वर का राज्य है? हम मनुष्य केवल उसकी कृपा प्राप्त करके ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जैक को उसकी मां ने अच्छी तरह से शिक्षित किया था और वह ये बात जानता था। इस मामले को लेकर वह आश्चर्यचकित भी थे और भयभीत भी। छाया में खड़े उस व्यक्ति के जबड़े की रेखा अविस्मरणीय थी, मानो वह सबसे अच्छे कारीगर द्वारा गढ़ी गई मूर्ति हो। उसने अपने कान पर हाथ रखा और सुनने की मुद्रा बनाई। उन्होंने ऐसे स्वर में उत्तर दिया जो नींद में बात करने जैसा लग रहा था, जैक, नश्वर एक गलत अवधारणा है। निर्माता ने इस दुनिया को बनाया और वह हर जगह है। वह हर जीवित प्राणी में मौजूद है, इसलिए सभी प्राणियों में ईश्वरत्व है। एक बार ईश्वरत्व प्राप्त हो जाता है विशेष स्तर पर, वे देवदूत बन सकते हैं। वर्तमान में 7 नकली देवता केवल शक्तिशाली देवदूत हैं। देखो, मैं अब सृष्टिकर्ता की शिक्षाएं सुन सकता हूँ। ये रहस्योद्घाटन कितना असाधारण है। जीवन केवल आत्मा का भ्रमण है। जब आत्मा पर्याप्त रूप से शक्तिशाली और लचीली होती है तो हम अपना ईश्वरत्व पा सकते हैं और भी अधिक ईश्वरत्व के साथ जुड़ सकते हैं। जैक जटिल विवरण को समझ नहीं सका। उसने अपना सिर हिलाया और एक और प्रश्न पूछा जिसका उसे पहले मौका नहीं मिला था। पिताजी, मैंने मां से सुना है कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को बनाने के बाद वह सभी प्राणियों में विभाजित हो गया और वास्तविकता में अस्तित्व में नहीं है। फिर उनका पवित्र निवास क्यों मौजूद है? 7 से 8 साल के बच्चे के रूप में वह तार्किक थे। तराशे हुए चेहरे वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया जैसे कि वह और अधिक बड़बड़ाहट सुन रहा हो। अचानक वह नीचे गिर गया। उसके घुटने डेक पर थे। उसकी खुली त्वचा पर काले टुकड़े उभरे हुए थे और उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई और वह अत्यधिक दर्द से चिल्लाया, वे झूठ बोल रहे हैं। नील ने उससे वादा किया कि अगली बार जब वह जाएगा तो वह उसे भूमिगत बाजार में लाएगा। पेन धीरे धीरे ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में लौट आया। उसने स्टाफ कार्यालय में दस्तावेजों को पढ़ने और अपनी क्षमताओं का अभ्यास करने या जाने का अवसर लेने के 2 विकल्प चुने। कैप्टन डन ने उसे रोका और डिविनेशन क्लब में एक दृष्टा के रूप में कार्य किया। हालांकि इससे पहले कि वह निर्णय ले पाता, उसने डन स्मिथ को अंदर आते देखा। उसने सामान्य काली विंडो ब्रेकर और आधी टोपी पहनी हुई थी। कैप्टन, कोई अपडेट? क्लेन ने एंटीगोनस परिवार की नोटबुक के ठिकाने के बारे में सोचा और चिंता के साथ पूछा। अपनी भूरी आंखों में थकान का कोई भी लक्षण दिखाए बिना डन ने कहा, तथ्यों ने पुष्टि की है कि एंटीगोनस परिवार की नोटबुक रे बीबर के हाथों में है। हालांकि वह पूरी तरह से गायब हो गया है। मैंने इस मामले की विभिन्न नाइट हॉक टीमों को पहले ही सूचित कर दिया है। एक टेलीग्राम, उनसे विभिन्न घाटों और भाप लोकोमोटिव स्टेशनों पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया। मुद्रित चित्रों का पहला बैच कल दोपहर को भेजा गया था और इसे विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों में मुद्रित किया जाएगा। कितना अच्छा होता अगर फोन, फैक्स मशीन, निगरानी कैमरे और बड़ा डेटा होता। क्या अफसोस है, मुझे पता है कि कैसे उन सभी का उपयोग करने और इसके पीछे के तर्क को थोड़ा समझने के लिए। क्लेन ने चुपचाप सांस छोड़ी। लेकिन इसकी परवाह किए बिना हम मान सकते हैं कि हमने नोटबुक ढूंढ ली है और यह सब आपके लिए धन्यवाद है। बेशक इसे अभी भी पुष्टि के एक और दौर की जरूरत है। मैंने पहले ही बैकलिन सूबा को एक टेलीग्राम भेज दिया है जिसमें उनसे सीलबंद आर्टिफैक्ट को एस्कॉर्ट करने का अनुरोध किया गया है। 2049 यहाँ। यह एक समय एंटीगोनस परिवार की एक खतरनाक वस्तु थी। इससे हमें ये जानने में मदद मिल सकती है कि क्या रे बीबर एंटीगोनस परिवार का वंशज है। एक ग्रेड 2 सीलबंद कलाकृतियाँ। खतरनाक। उनका उपयोग सावधानी और संयम के साथ किया जा सकता है।
क्लेन मूल रूप से जिज्ञासावश सीलबंद कलाकृतियों, इसकी विशेष क्षमताओं और इससे होने वाले खतरे के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि उसके पास आवश्यक मंजूरी का अभाव था। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देवी हमें आशीर्वाद दें। क्लेन ने अपनी छाती पर 4 स्थानों पर थपथपाया, जिससे पूर्णिमा का चिन्ह बन गया। डन ने धक्का देकर अपने कार्यालय का दरवाजा खोला और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, देवी हमेशा हमारी रक्षा करती रही हैं। क्लेन, यदि आपने सील को नहीं चुना होता तो इस मामले के सत्यापित होने के बाद आप एक औपचारिक सदस्य होते। आप स्लीपलेस को चुन सकते थे, लेकिन अफसोस, सच कहूं तो मैं अभी भी आपकी पसंद को लेकर असमंजस में हूं। हालांकि कॉप्स कलेक्टर काफी हटकर है, आपने दिल्ली को भी देखा है, आपको पता होना चाहिए कि स्पिरिट मीडियम की ताकत अलग अलग होती है। वे भी एक अच्छे विकल्प हैं। कम से कम आपके पास रोल मॉडल के रूप में और नील है, इसलिए वह सुनिश्चित करेगा कि नियंत्रण खोने का जोखिम कम से कम हो। इस प्रश्न के संबंध में क्लेन ने शुरू से ही एक उत्तर तैयार किया था। चूंकि डन ने नहीं पूछा था, इसलिए उसे कभी भी इसका उपयोग करने का मौका नहीं मिला। वह केवल बिना सोचे समझे उत्तर दे सका। उन्होंने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और कहा, मेरा विचार इस तथ्य से उपजा है कि सीएस और मिस्ट्री प्राइज को एक सहायक भूमिका के साथ बियॉन्डर्स माना जाता है। उन्हें हमेशा दुश्मनों का सामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। और आप और नील दोनों ने कहा है कि रहस्य और बियॉन्डर्स का क्षेत्र, जिज्ञासा और प्रयोग आमतौर पर भयानक परिणाम लाते हैं। मिस्ट्री प्राइज को खोजी रहस्यों के रूप में वर्णित करने से मुझे चिंता हुई, इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय पहले तक मैं केवल एक साधारण स्नातक था, एकमात्र कारण जिससे मैंने ऐसा चुनाव किया। मुझे ये कहना होगा कि यह एक बहुत ही उचित उत्तर है जो मेरी अपेक्षाओं से परे है। डन ने अपनी कनपटी पर मालिश की और हंसा। जैसे ही उसकी भूरी आंखें क्लेन के आकार की होने लगी, वह आधा मुड़ गया। अभी बाहर जाना जारी रखें। अपने आप को वेल्च के स्थान से आयरन क्रॉस स्ट्रीट तक जाने वाले रास्तों तक सीमित न रखें। शायद आप नोटबुक को समझ सकें और रे बीबर के स्थान की पुष्टि करने में हमारी मदद कर सकें। ठीक है। क्लेन को एहसास हुआ कि उसे अब किसी दुविधा में रहने की जरूरत नहीं है। उसने डन को विदाई दी और पीछे मुड़ा, उसका दिल गिनने लगा। 3, 2, रुको, डन चिल्लाया। क्लेन ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। कप्तान, क्या कुछ और है? डन ने थोड़ा खांसते हुए कहा, ठीक है, बियॉन्डर्स को समय समय पर अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। हालांकि सील्स को लगता है कि वे ऐसी लड़ाइयों से बच सकते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आपको अपने शूटिंग कौशल को बनाए रखना होगा और अपने को बढ़ाने पर काम करना होगा। ताकत, मैं इसी दिशा में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। क्लेन ने बाहर की ओर इशारा किया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। ओह, एक क्षण रुको। डन एक बार फिर उसके लिए चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने विचार किया, उन्होंने कहा, शायद मुझे आपके लिए एक लड़ाकू प्रशिक्षक को नियुक्त करने पर विचार करना होगा। बेशक, यह मामला इस आधार पर है कि आप एक औपचारिक सदस्य बने। ध्यान से पूछने से पहले क्लेन ने संक्षिप्त उत्तर दिया, कैप्टन, क्या कुछ और है? नहीं। क्लेन की अविश्वास भरी आंखों को देखकर डन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उन्होंने फिर जोर देकर कहा, वास्तव में कुछ भी नहीं। तभी क्लेन विभाजक के पार चला गया। उन्होंने रोजन और श्रीमती ओरियाना को विदाई दी और अभ्यास के लिए शूटिंग क्लब की ओर चले गए। ये सब करने के बाद वह डिविनेशन क्लब में गया और उसने देखा कि खूबसूरत एंजेलिका वहां खड़ी होकर इत्मीनान से अखबार पढ़ रही थी। घर। क्लेन चुपचाप पढ़ता रहा। हाथ में बेत लेकर वह आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। शुभ दोपहर मैडम एंजेलिका। शुभ दोपहर श्री मोरेटी। बिना किसी हड़बड़ी में एंजेलिका ने अपनी पत्रिका नीचे रख दी। वह खड़ी हुई और बोली, कल आपके जाने के कुछ समय बाद ही मिस्टर ग्रेशियस आए थे। वह भी अभी एक बड़ी बीमारी से उभरे हैं। क्लेन ने मुस्कुराते हुए राहत की सांस ली। ये निश्चित रूप से जश्न मनाने लायक बात है। ये सुनकर एंजेलिका, जो गुप्त रूप से उसे देख रही थी, ने अपनी आवाज कम की और जिज्ञासा से पूछा, मिस्टर ग्रेशियस ने कहा कि आप एक बहुत 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 जादुई डॉक्टर हैं। क्या आप हैं? क्या? क्लेन ने अपने सामने वाली महिला की ओर देखा। उसे संदेह हुआ कि क्या वह बातें सुन रही है। उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं डॉक्टर हूं? यहां तक कि मुझे भी नहीं पता। क्लेन की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर एंजेलिका को तुरंत लगा कि उसका विश्वास डगमगा गया है। क्या ऐसा है? मिस्टर ग्रेशियस ने उल्लेख किया है कि आप केवल अवलोकन से ही उनके फेफड़ों की बीमारी के बारे में बता सकते हैं। उसकी आवाज तब तक नर्म हो गई जब तक कि वह अंततः चुप नहीं हो गई। अवलोकन, एक दाग ग्लैबेला। क्लेन तुरंत प्रबुद्ध हो गया और उसने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मेरा मानना है कि मिस्टर ग्रेशियस से गलती हुई थी। वह निपुण होने की योजना बना रहा था, लेकिन ये याद करने के बाद कि कल पूरी दोपहर किसी ने भी उसकी भविष्यवाणी की सेवा नहीं ली, उसका दिमाग घूम गया। इसने एक दृष्टा के रूप में कार्य करने के उनके लक्ष्य को प्रभावित किया, इसलिए उन्होंने समझाया, ये वास्तव में अक्ल का एक रूप है। भविष्यवाणी। लेकिन मिस्टर ग्रेशियस ने केवल यह उल्लेख किया कि आपने उनका चेहरा देखा था। इसे भी भविष्यवाणी माना जाता है? एंजेलिका ने आश्चर्य और संदेह से पूछा। क्लेन मुस्कुराया शांत भाव से। डिविनेशन क्लब के सदस्य के रूप में आपको हस्तरेखा पठन के बारे में पता होना चाहिए, है ना? फूडहॉलिक साम्राज्य द्वारा हस्तरेखा पठन का पेटेंट नहीं कराया गया था। यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी भारत और पुराने यूरोप ने समान सिद्धांत विकसित किए थे, बियॉन्डर शक्तियों वाली दुनिया में तो और भी कम। मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने उसकी हथेली नहीं पढ़ी। क्या आप उसे गुप्त रूप से देख रहे थे? एंजेलिका ने उत्सुकता से पूछा। मैं फेस रीडिंग का उपयोग कर रहा था। क्लेन ने झूठ रचा। इसके सिद्धांत बुनियादी स्तर पर हस्तरेखा पठन से बहुत भिन्न नहीं है। वास्तव में? एंजेलिका की आंखें अविश्वास से भर गईं। एक दृष्टा के रूप में अपना करियर विकसित करने के लिए क्लेन हंसा। उसने सोच में पढ़ने का नाटक करते हुए अपने ग्लैबेला को 2 बार थपथपाया। उसने अपनी आंखें केंद्रित की और एंजेलिका की आभा सामने आ गई। उसका सिर बैंगनी था, उसके अंग लाल थे, उसका गला नीला था। कुछ रंगों के फीके होने के अलावा उसके स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वह सामान्य थकान की अभिव्यक्ति थी। फिर क्लेन ने उसकी भावनाओं को देखा। उसने नारंगी को कुछ लाल और नीले रंग के साथ मिश्रित देखा। इसका मतलब कुछ उत्साह और विचार के साथ गर्मजोशी भी है। शुक्र है, यह महसूस करने के बाद कि उसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था, क्लेन ने अपनी स्पिरिट विजन को निष्क्रिय करने की योजना बनाई। लेकिन यही वह क्षण था जब उसे अचानक उसके भावनात्मक रंगों की गहराइयों में छिपा गहरा अंधकार दिखाई दिया। इसके अलावा उसमें थोड़ी सफेदी की कमी है, सुधार करने की उत्सुकता। क्लेन ने सोचते हुए सिर हिलाया। मिस्टर मोरेटी, क्या आप मेरा चेहरा पढ़ रहे थे? अपनी बारी के सामने काले कपड़े पहने एक युवा सज्जन को गंभीरता से आकार लेते हुए अचानक चुप देखकर एंजेलिका ने उत्सुकता से कुछ देखा। उसने आधी उत्सुकता और आधी चिंता से पूछा। क्लेन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने ग्लैबेला को हल्के से थपथपाया, क्योंकि उसने जांच की नजर रखी। जैसे ही एंजेलिका असहज महसूस कर रही थी, उसने गर्मजोशी से कहा, मैडम एंजेलिका, कुछ दुख और दर्द है जिन्हें आपको अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। एंजेलिका की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला हो गया। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा।
उसने स्पष्ट रूप से विद्वत्तापूर्ण भाव से क्लेन को उसकी आधी टोपी पहने हुए देखा। उसने उसे गहरी, आरामदायक और गर्मजोशी भरी आवाज में ये कहते हुए सुना, आपको या तो पहाड़ पर चढ़ना होगा, टेनिस खेलना होगा, या व्यायाम के कारण अपने शरीर को थका देने के लिए कोई दुखद खेल खेलना होगा। अपने आंसुओं को निर्बाध रूप से बहने दें, फिर रोएं और चिल्लाओ। उन सभी भावनाओं को व्यक्त करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत मददगार होगा। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, एंजेलिका को ऐसा लगा जैसे वह एक मूर्ति में तब्दील हो गई हो। उसने अपनी पलकें झपकाने की बहुत कोशिश की, उसका सिर घबरा गया। उसने गहराई से कहा, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है जैसे आज यहाँ कई सदस्य हैं। क्लेन ने आगे नहीं कहा, जैसे कि उसने पहले कोई भविष्यवाणी नहीं की हो। वह अपनी ओर मुड़ गया और गलियारे के अंत में बैठक कक्ष की ओर देखा। रविवार दोपहर, कम से कम 50 सदस्य। एंजेलिका की आवाज थोड़ी कर्कश लग रही थी। उसने केवल प्रमुख शब्दों का उल्लेख किया था, क्योंकि उसकी आवाज की गति धीरे धीरे वापस आ गई थी सामान्य रूप से। क्या तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी? क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने विनम्रतापूर्वक अपनी टोपी उतार दी और धीरे धीरे बैठक कक्ष में चला गया। जब वह दरवाजे के पीछे गायब हो गया, तभी एंजेलिका ने धीरे से सांस छोड़ी। डिविनेशन क्लब का बैठक कक्ष बहुत बड़ा था। ये क्लेन की हाई स्कूल कक्षा के आकार से लगभग दोगुना था। पहले केवल 5 या 6 सदस्य ही उपस्थित होते थे, जिससे ये बेहद खाली दिखता था। अब दर्जनों भविष्यवक्ता अलग अलग स्थानों पर बैठे थे। उन्होंने कमरे का अधिकांश भाग भर दिया। कुछ ओरियल खिड़कियों से सूरज की रोशनी कमरे में चमक रही थी। सदस्य या तो आपस में धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे या हनास विंसेंट से सवाल पूछ रहे थे। अन्यथा वे अकेले ही भविष्यवाणी करने का अभ्यास और प्रयास कर रहे थे या कॉफी पी रहे थे और समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इस तरह के दृश्य ने क्लेन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह पृथ्वी पर अपने स्कूली शिक्षा के दिनों में वापस आ गया हो। अंतर यह था कि उस समय बैठक कक्ष की शांति के बिना यह अधिक शोर और अधिक उपद्रवी था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे ग्लेशियस या एडवर्ड स्टीव जैसे परिचित चेहरे नहीं दिखे। इसलिए उसने लापरवाही से भविष्यवाणी की पाठ्यपुस्तक उठाई, एक कोना ढूंढा और इत्मीनान से उसे पलटना शुरू कर दिया। जल्द ही एंजेलिका एक कप चाय लेकर आए और उसे क्लेन के सामने मेज पर रख दिया। जैसे ही वह चुपचाप जा रही थी, उसने अचानक मिस्टर मोरेटी को अपनी बाईं आस्तीन से एक अति सुंदर दिखने वाली चांदी की चेन निकालते हुए देखा। चांदी की चेन पर शुद्ध पुखराज का एक टुकड़ा लटका हुआ था। वह क्या कर रहा है? एंजेलिका अवचेतन रूप से धीमी हो गई और उसने अपना ध्यान क्लेन पर केंद्रित किया। क्लेन ने अपने बाएं हाथ से चांदी की चेन पकड़ ली और पुखराज को सिपे काली चाय के ऊपर लटकने दिया, जो कि तरल की सतह को छूने से थोड़ा ही दूर था। शांत भाव से उसने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और उसके चारों ओर का वातावरण अचानक शांत हो गया। पुखराज विशेष दिखने वाली चांदी की चेन के साथ दक्षिणावर्त दिशा में थोड़ा हिलना शुरू कर दिया। ये देखकर एंजेलिका को मिस्टर मोरेटी बेहद रहस्यमय लगे। आप जो काली चाय देते हैं वह बहुत बढ़िया है, क्लेन ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलने के बाद धीरे से कहा। उसकी हरकतें जानबूझकर एंजेलिका को दिखाने के लिए की गई थीं। यदि वह चाहता था कि लोग उसकी भविष्यवाणी सेवाओं के लिए उसे चुने, तो एंजेलिका की सिफारिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक थी। चूंकि वह एक दृष्टा के रूप में कार्य करना चाहता था, क्लेन को अब कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने पूरी तरह से पहचान को मूर्त रूप दिया। हाँ, मिस्टर वन्नस चाय की गुणवत्ता के मामले में बहुत नखरेबाज हैं, एंजेलिका ने आश्चर्यचकित होकर कहा। क्लेन ने अपने स्पिरिट पेंडुलम को ठीक से घुमाकर हटा दिया। फिर उन्होंने पुष्प डिजाइन वाला सफेद चीनी मिट्टी का कप उठाया। मुस्कुराते हुए उसने अपने कप से उसकी ओर विनम्रता से इशारा किया। एंजेलिका रिसेप्शन हॉल में लौट आई, लेकिन उसका अब पत्रिकाएं पढ़ने का मूड नहीं था। वह वहीं बैठी दूर तक देखती रही। यह आश्चर्य की बात थी कि वह क्या सोच रही थी। ये तब तक जारी रहा जब तक दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। वह झटके से जागी और जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर देखा तो उसे हल्के नीले रंग की पोशाक पहने एक महिला दिखाई दी। महिला ने पाउडर नीले रिबन से ढकी अपनी टोपी उतार दी। वह शांत और उदास लग रही थी। शुभ दोपहर आदरणीय महिला, क्या आप डिविनेशन क्लब में शामिल होना चाहेंगी या आप किसी डिविनेशन की तलाश में हैं? एंजेलिका ने घड़ी की कल की तरह पूछा। मैं एक अटकल चाहता हूँ। उस महिला की आंखों में दुख छिपा हुआ एक सुंदर जोड़ी थी और बोलते समय उसने अपना निचला होंठ काट लिया। एंजेलिका उसे सोफे तक ले गई और उसे विस्तार से बताया कि डिविनेशन क्लब कैसे काम करता है। उसने एक एल्बम उठाया और उसे दे दिया। आप किसी को भी चुन सकते हैं। अपनी उदासी में महिला ने एल्बम को गंभीरता से पलटा। चूंकि उस दिन वहां क्लब के बहुत सारे सदस्य थे, इसलिए विकल्प भी बहुत अधिक थे। इससे वह काफी परेशान हो गई। क्या आप एक की सिफारिश कर सकते हैं? इन कुछ पन्नों से उसने एल्बम के मध्य भाग की ओर इशारा करते हुए 2 सोली से ऊपर और 4 पेन से कम कीमत वाले भविष्यवक्ताओं को छोड़ दिया। एंजेलिका ने एल्बम लिया और कुछ मिनट तक उसे देखा। उसने ये कहने से पहले अपने शब्दों पर विचार किया, मैं इस सज्जन को सुझाव देती हूँ। जो महिला असहज दिख रही थी उसने नजर डाली और महसूस किया कि यह क्लेन मोरेटी नाम का एक भविष्यवक्ता था। मिस्टर मोरेटी अभी अभी क्लब में शामिल हुए हैं। क्या उनकी भविष्यवाणी विश्वसनीय है? उसने चिंतित होकर पूछा। एंजेलिका ने बड़ी पुष्टि के साथ सिर हिलाया। क्लब के एक अन्य सदस्य और मुझे यकीन है कि श्री मोरेटी एक उत्कृष्ट भविष्यवक्ता हैं। यदि यह क्लब में शामिल होने के लिए नहीं होता तो वह इतनी कम फीस नहीं लेते। मैं समझता हूँ। उदास लड़की ने सिर हिलाया। तब मैं भविष्यवाणी के लिए मिस्टर मोरेटी को चुनूंगा। ठीक है, कृपया 1 सेकंड के लिए रुकें। एंजेलिका ने एल्बम लिया और बैठक कक्ष की ओर चल दी। वह क्लेन के पास आए और दबी हुई आवाज में बोली, मिस्टर मोरेटी, कोई चाहता है कि आप उनके लिए दिव्य काम करें। आप किस कमरे का उपयोग करना चाहेंगे? वह प्रभावी था। मेरा पहला व्यवसाय यही है। क्लेन ने अपना चाय का कप नीचे रखा और शांति से सिर हिलाते हुए कहा, पुखराज कमरा। ठीक है। एंजेलिका धीरे धीरे उसके आगे चली और उसे पुखराज कमरे में ले गई और उसका लकड़ी का दरवाजा खोला। क्लेन उस मेज के पीछे बैठा था जिस पर विभिन्न भविष्यवाणी उपकरण रखे हुए थे। उसने 1 मिनट से भी कम समय तक इंतजार किया, तभी उसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहने एक महिला को अंदर आते देखा। वह उदास होकर नीचे की ओर देख रही थी। जब वह दरवाजा बंद कर रही थी तो अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपने ग्लैबेला को 2 बार थपथपाया। उसके पेट का पीला रंग थोड़ा फीका लगता है। उसकी भावनाओं का गहरा रंग बहुत भारी है, मुख्य रूप से चिंता और व्यग्रता। क्लेन ने उसे ध्यान से देखा और पीछे की ओर झुक गया। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को काटने के लिए अपना हाथ उठाया। शुभ दिन मिस्टर मोरेटी। हल्के नीले रंग की पोशाक वाली महिला बैठ गई। शुभ दोपहर, मैं आपको कैसे संबोधित कर सकता हूँ? क्लेन ने उत्तर पाने की अधिक आशा न रखते हुए विनम्रता से पूछा। एक कीबोर्ड योद्धा के रूप में वह जानते थे कि बहुत से लोग भविष्यवाणी के दौरान अपने वास्तविक नामों का उपयोग करने के इच्छुक नहीं थे। आप मुझे अन्ना कह सकते हैं। लड़की ने अपनी ढकी हुई टोपी एक तरफ रख दी। उसने मिश्रित प्रत्याशा और संदेह के साथ क्लेन को देखा और कहा, मैं अपने मंगेतर की स्थिति के बारे में जानना चाहूंगी। उसने एक व्यापारिक सौदे के लिए मार्च में दक्षिणी महाद्वीप की यात्रा की।
उसने मुझे और उसके परिवार को पिछले महीने 3 तारीख को एक टेलीग्राम भेजा था, ये कहते हुए कि वह रवाना होने और वापस लौटने वाला था, लेकिन वह 20 दिनों के बाद वापस नहीं आया। पहले तो मुझे लगा कि उसकी देरी बरसरक महासागर के मौसम के कारण हुई, लेकिन आज तक 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस जहाज पर वह गया था अल्फाल्फा, वह अभी भी एनमेट हार्बर पर नहीं पहुंचा है। उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप को अलग करने वाले महासागर को बरसक महासागर कहा जाता था। ये प्राकृतिक आपदाओं और अपनी अनगिनत खतरनाक धाराओं के लिए जाना जाता था। यदि यह सम्राट रोसेले के लिए नहीं होता, जिन्होंने कुछ सुरक्षित नौकायन मार्गों की खोज के लिए लोगों को भेजा होता, तो उत्तरी महाद्वीप के देशों को अभी भी उपनिवेशीकरण के युग में प्रवेश करना बाकी होता। एक ट्रांसोसेनिक टेलीग्राफ को पूरा करने के लिए पानी के नीचे केबल बिछाने की तो बात ही छोड़ दें। क्लेन ने एक दृष्टा के रूप में अपने करियर के पहले ग्राहक को देखा और ध्यान से पूछा, आप किस सर्कल विधि का उपयोग करना चाहते हैं? एना अपनी खूबसूरत आंखों के साथ 10 सेकंड से अधिक समय तक झिझकी। आप कोई भी प्रकार चुन सकते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि वह सटीक होगा। आप भविष्यवक्ता हैं, जबकि मैं नहीं। बेशक टैरो सहित कार्डों के अलावा मैंने घर पर भी उनका अध्ययन करने का प्रयास किया है। मुझे हमेशा लगता था कि वे थे खिलौने या खेल की तरह अधिक। क्लेन ने एक पल के लिए सोचा। उसकी कलाइयां मेज के किनारे पर झुकी हुई थीं। उसने अपने हाथ अपने चेहरे के सामने रखे, उसकी निगाहें शांतिपूर्ण थीं। उन्होंने धीरे से कहा, तब हम एस्ट्रोलैब का उपयोग करेंगे। उन्होंने मेज पर एक फाउंटेन पेन और सफेद कागज के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने मंगेतर का नाम, साथ ही उसके चेहरे की विशेषताएं, पता और जन्मतिथि लिखें। ये और भी बेहतर होगा यदि आप विशिष्ट को याद रख सकें, जिस समय उसका जन्म हुआ था। अपने कपड़ों, मेकअप और आचरण से क्लेन को विश्वास नहीं हुआ कि वह अनपढ़ थी। अन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कागज का एक टुकड़ा ले लिया। उसने कलम उठाई और उसे कुछ स्याही में डुबोया। उसने लिखना शुरू किया, बीच बीच में रुककर कुछ सोचने लगी। 2 मिनट बाद उसने कागज क्लेन की ओर बढ़ाया। क्लेन ने इसे प्राप्त किया और इसे पलट दिया। कागज पर दी गई जानकारी में लिखा था, जॉयस मेयर, 15 सितंबर 1323 दोपहर 2 बजे। टिंगन सिटी, ईस्ट बरो, 8 स्टीवन स्ट्रीट। छोटे सुनहरे बाल, जलीय नाक। केवल एक छोटी सी नजर से क्लेन ने तुरंत उस व्यक्ति की गणना की। आध्यात्मिक संख्या 1+5 = 6। रहस्यवाद में आत्मा अंकशास्त्र के अध्ययन में जिस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ था उस दिन की संख्याओं को जोड़कर उनका जन्मदिन पद संख्या कहा जाता था, जो 27 से पहले व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता था। जन्म माह पद संख्या जोड़कर गणना की जाती है। उनके जन्म माह की संख्याओं ने उनके जीवन को 27 से 54 वर्ष की आयु तक प्रभावित किया, जबकि जन्म वर्ष पद संख्या उनके जन्म वर्ष की संख्याओं की गणना ने उनके जीवन को 54 वर्ष से आगे तक प्रभावित किया। ये जुलाई 1349 था, इसलिए जॉयस अभी 27 वर्ष का नहीं था। इस प्रकार क्लेन ने तुरंत जन्म दिवस पद संख्या की गणना की। संख्या 6 एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें देने का दिल और एक सभ्य विवाह या सगाई होती है। इसके बाद उन्होंने तुरंत जॉयस की वर्ष पद संख्या की गणना की। तथाकथित वर्ष पद संख्या की गणना जन्म वर्ष को वर्तमान वर्ष से प्रतिस्थापित करके की गई थी। वर्ष के लिए व्यक्ति के भाग्य की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए अंकों को उसके जन्मदिन पद संख्या और जन्म माह पद संख्या के साथ जोड़ा गया। 1 + 3 + 4 + 9 = 17, 1 + 7 = 8, जोड़ 9 जन्म माह पद संख्या जोड़ 6 जन्मदिन पद संख्या = 23, 2 + 3 = 5। उनका वर्ष पतन 5 है, जो दर्शाता है कि उन्हें परिवर्तन और दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। उसे कुछ जोखिम उठाने होंगे। क्लेन ने तथ्यों को समेकित करने के बाद एक मूक निर्णय लिया। उन्होंने पुष्टि की कि अन्ना ने जो जानकारी दी वह सही थी। उसने अपनी निगाहें कागज से हटा ली और अन्ना की ओर कर दी। मिस्टर मेयर 3 जून को अपनी यात्रा पर निकले। अगर उसने झूठ नहीं बोला तो वास्तव में यही मामला है। एना ने अपने होंठ चबाए। ठीक है। क्लेन ने फाउंटेन पेन लिया और उसे नोट कर लिया। उसने एना को अपनी गहरी भूरी आंखों से देखा और धीरे से कहा, मैं अब एस्ट्रोलैब बनाना शुरू करूंगा। मुझे कुछ समय और पूर्ण मौन की आवश्यकता होगी। क्या आपको बाहर इंतजार करने में कोई आपत्ति है? एंजेलिका आपको एक कप चाय या कॉफी प्रदान करेगी। ठीक है। एना को पता था कि कुछ भविष्यवक्ताओं में विलक्षणताएं होती हैं, इसलिए वह बिना किसी आश्चर्य के खड़ी हो गई। उसने हल्के नीले रिबन वाली अपनी टोपी ली और पुखराज कमरे से बाहर चली गई। क्लेन ने दरवाजा बंद किया और टेबल पर लौट आया। उन्होंने जानकारी का पालन किया और एस्ट्रोलैब स्थापित किया, जिसमें उनकी कुंडली और संबंधित ग्रहों और सितारों के स्थान जैसे तत्व शामिल थे। पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने एस्ट्रोमेंसी मैनुअल नहीं खोला। उन्होंने अपनी याददाश्त के आधार पर सेटअप पूरा किया। अपने रहस्यवाद के अध्ययन के पिछले कुछ दिनों में क्लेन को एहसास हुआ कि वह भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी आसानी से समझ सकता है, जल्दी से इसे सहज ज्ञान में बदल सकता है। शायद यही एक दृष्टा की क्षमता है। उसने एस्ट्रोलैब पूरा किया और संतुष्ट महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर, हृदय और आत्मा काफी आराम कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने परिणाम को देखा, उन्होंने कुंडली और ग्रहों के साथ साथ अन्य सहायक विवरणों का अनुसरण किया ताकि मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि जॉयस मेयर एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, लेकिन अंततः इससे बच जाएंगे। इस बिंदु पर अटकल तकनीकी रूप से पूरी हो गई थी, लेकिन क्लेन अपने पहले व्यावसायिक लेन देन पर अधिक ध्यान देना चाहता था। उन्हें भविष्य में नौकरियां प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रतिष्ठा बनाने की आशा थी। उन्होंने कलम उठाई और हर्मीस में एक वाक्य लिखा, जॉयस मेयर की वर्तमान स्थिति। उसने वाक्य को चुपचाप पढ़ा और कागज के टुकड़े पर दी गई जानकारी को बार बार दोहराते हुए याद कर लिया। 7 बार के बाद क्लेन ने कागज का टुकड़ा पकड़ा और वापस अपनी कुर्सी पर झुक गया। उसने प्रकाश के गोले की कल्पना की और उसकी आंखों का रंग गहरा हो गया, जिससे वह शीघ्रता से संज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर सका। परिवेश ने एक अलौकिक गुणवत्ता प्राप्त कर ली। एक निराकार असीम कोहरा उसके ऊपर फैला हुआ था। क्लेन ने कागज के टुकड़े की सामग्री को याद किया, फिर आराम किया। इसी अवस्था में वह गहरी नींद में सो गया। वह स्वप्न बताने की तकनीक का प्रयोग कर रहा था। प्रश्न दोहराना, विवरण याद रखना और फिर अपने सूक्ष्म प्रक्षेपण को सपने में आत्मा की दुनिया में घूमने की अनुमति देना उसे रहस्योद्घाटन प्राप्त करने की अनुमति देगा। सामान्य लोगों को भी कभी कभी इस प्रकार का अनुभव होता था, लेकिन उनके लिए इसे याद करना कठिन था, क्योंकि उनके सपनों में संकेत अधिक जटिल और विकृत थे। एक दृष्टा को ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वे छवियों को सीधे देख सकते हैं। जैसे ही क्लेन आधा सो गया, आसपास का वातावरण धुंधला होने लगा। विकृत कल्पना में उसने जलीय नाक वाला एक गोरा युवक देखा। वह खून के समुद्र में लगभग लहरों से घिरा हुआ उन्मत्तता से तैर रहा था, लेकिन अंत में वह किनारे पर भागने में सफल रहा। छवि टूट गई और बदल गई। क्लेन ने एक नीला घर देखा जिसके दरवाजे पर एक खिलौना पवनचक्की थी। वह गोरा नवयुवक धीरे धीरे घर में प्रवेश कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह प्रसन्न है। इस वक्त तस्वीर एक बार फिर बदल गई। क्लेन को एहसास हुआ कि वह एक शानदार महल के अंदर था। दीवारें नष्ट हो गईं और मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गईं। कई क्षेत्रों में काय और खरपतवार उगाए। दीवारों में छेद के माध्यम से वह एक पर्वत शिखर और बाहर उसके करीब चिपके हुए बादलों को देख सकता था।
महल के ऊपर पत्थर से बना एक विशाल सिंहासन था। वह कुंदरत्नों और सोने से सुसज्जित था। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी इंसान के लिए तैयार ही नहीं किया गया हो। यह विशाल सिंहासन खाली और धब्बेदार था, मानो इसे सदियों से धोया गया हो। क्लेन ने असमंजस में इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसे दृश्य का सपना क्यों देख रहा होगा। उसका शांत दिमाग तब तेज हो गया जब वह अवचेतन रूप से यह पता लगाने की कोशिश में महल से बाहर चला गया कि वह कहाँ है। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी की नज़र उस पर पड़ी है। यह एक नज़र थी जो पीछे से आई थी। क्लेन अचानक मुड़ा और विशाल पत्थर के सिंहासन की ओर देखा। तभी उसे अनगिनत पारदर्शी कीड़ों का दृश्य दिखाई दिया जो धीरे धीरे हिल रहे थे और बढ़ रहे थे। क्लेन हाँफने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और स्वप्न से जाग उठा। क्रिस्टल बॉल, टैरो कार्ड और तैयार एस्ट्रोलेब उनकी दृष्टि में आ गए। वास्तविकता ने शीघ्र ही कल्पना का स्थान ले लिया। प्रारंभिक सपना भविष्यवाणी का परिणाम था, लेकिन बाद का सपना किस बारे में था? ऐसा लग रहा था कि यह मुझ पर लक्षित था। क्लेन ने कागज का टुकड़ा नीचे रख दिया। उसने अपनी कनपटी रगड़ी और चिंतन किया। वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि यह उसका डर नहीं था जो स्वप्न के रूप में प्रकट हो रहा था, क्योंकि वह स्वयं भविष्यवाणी कर रहा था। पहाड़ की चोटी पर एक महल जो इंसानों के लिए नहीं है। खामोश घूरना, कीड़ों का विकृत और अजीब दृश्य। क्लेन ने याद करते हुए चुपचाप अनुमान लगाया। क्या भाग्य वृद्धि अनुष्ठान ने उस अस्तित्व के साथ संचार किया है, या क्या यह एंटीगोनस परिवार की नोटबुक का परिणाम है? सही है, उस नोटबुक में होनेसिस पर्वत श्रृंखला में एवरनाइट राष्ट्र का उल्लेख है। सपने में महल एक पर्वत शिखर पर था। उन्होंने एक साधारण कटौती की और राहत महसूस की कि उन्होंने सील को चुना है। ओल्ड नील के अनुसार मिस्ट्री प्रायर सपनों के माध्यम से भी दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वे एक दृष्टा जितने प्रभावी नहीं थे। यह निश्चित रूप से मुझे जाने नहीं दे रहा है। मैं केवल रे बीबर के शीघ्र पकड़े जाने की आशा कर सकता हूँ। क्लेन ने खुद को संभाला और एस्ट्रोलेब के आरेख के साथ कागज का टुकड़ा उठाया। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला। उसने दरवाजा खोला और स्वागत क्षेत्र की ओर चला गया। उसने एना को खिड़की से बाहर देखते हुए देखा। उसने अपनी काली चाय के कप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मिस्टर मोरेटी, क्या कोई परिणाम है? उसने अपनी परिधीय दृष्टि से क्लेन को देखा और जल्दी से उठ खड़ी हुई। क्लेन ने तुरंत उसे उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने स्वप्न से प्राप्त रहस्योद्घाटन के अनुसार पूछा, क्या आपके घर या श्री मेयर के घर में एक खिलौना पवनचक्की है? एना की आंखें चौड़ी हो गईं। वह सदमे में खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसने बुदबुदाया, वह एक उपहार था जो उसने मुझे दिया था। यह मेरे घर के दरवाजे के पास है। तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या इसका अनुमान लगाया जा सकता है? क्लेन मुस्कुराया और सौम्य स्वर में बोला, बधाई हो मिस अन्ना। मिस्टर जॉयस मेयर इस समय आपके घर पर अतिथि हैं। यदि आप जल्दी से वापस आते हैं तो भी आपको उनसे मिलने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने बस एक आपदा का अनुभव किया, एक अकल्पनीय दर्दनाक यात्रा। अब उसे सवालों की नहीं बल्कि सांत्वना और गर्मजोशी से गले मिलने की जरूरत है। वास्तव में? अन्ना ने अविश्वास से पूछा। वह जिन भविष्यवक्ताओं को जानती थी वे कभी भी इतनी निश्चितता से बात नहीं करते थे या ऐसे ठोस निष्कर्ष नहीं देते थे। यदि आप तुरंत वापस जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्लेन ने सौम्य स्वर और मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ओह स्टीम के भगवान, क्या ये सच है? क्या मेरी बेचारी जॉयस वापस आ गई है? क्या आप निश्चित हैं? नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। एना एक पल के लिए ठिठक गई और कुछ भ्रमित करने वाले शब्द बोले। उसने अपने पास से एक सोल का नोट निकाला और क्लेन द्वारा खुले पैसे देने का इंतजार नहीं किया। जब वह डिविनेशन क्लब से बाहर निकली और गाड़ी लेकर घर वापस आई तो वह एक छोटी सी दौड़ में लग गई। क्या इसमें मेरी टिप शामिल है? क्लेन ने नोट देखा और हंसते हुए अपना सिर हिलाया। एक दो पहिया गाड़ी तेजी से सड़कों पर चली गई और पूर्वी बरों में प्रवेश कर गई। एना ने अपने सामने से गुजरती हुई सड़कों को देखा और उसे बेचैनी, प्रत्याशा और भय का मिश्रण महसूस हुआ। खिलौना पवनचक्की को उसकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रवेश करने में अधिक समय नहीं लगा। वह अपनी सहनशीलता की परवाह न करते हुए गाड़ी से उतर गई। वह तेजी से लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा चरमरा कर खुला, जिसमें काले रंग का फॉर्मल सूट पहने एक गोरा युवक दिखाई दिया। वह सुस्त था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसकी जलिय नाक थी। जॉयस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि आज मुझे तुम्हारी याद आएगी। उद्धरण चिन्ह ... ओह एक्साल्टेड स्टीम, आप सचमुच वापस आ गए हैं। अन्ना ने सुखद आश्चर्य से चिल्लाते हुए अपनी आंखें मली। भविष्यवक्ता ने जो कहा वह सत्य था। नहीं, वह एक वास्तविक दृष्टा था। यह बिल्कुल आकर्षक था। उसके मन में विचार आने लगे और एना आंखों में आंसू लेकर आगे बढ़ी और अपने मंगेतर को गर्मजोशी से गले लगाया। वे दोनों भूरे नीले घर के बाहर चुपचाप गले मिले। खिलौना पवनचक्की धीरे धीरे घूमी, जिससे उनकी सभी कठिनाइयां दूर हो गईं। एक विशाल बैठक कक्ष में अन्ना और जॉयस, अन्ना के माता पिता द्वारा अलग अलग सोफों पर बैठे थे। जॉयस ने संतुष्ट भाव से आह भरते हुए कहा, उत्कृष्ट टीम, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं जीवित वापस आया और अन्ना को फिर से देख पाऊंगा। मेरी बेचारी जॉयस, क्या हुआ? एना चिंता के साथ पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। जॉयस ने अपनी मंगेतर पर एक नजर डाली और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं आज भी डरा हुआ महसूस करता हूँ। मैं बार बार अपने सपनों से जागता रहता हूँ। अल्फाल्फा के सीज़पियर छोड़ने के 5 दिन बाद हम समुद्री लुटेरों से मिले, डरावने समुद्री डाकू। एकमात्र सौभाग्य की बात यह थी कि उनके नेता का नाम नास था। वह समुद्री डाकू जो स्वयं को 5 समुद्रों का राजा कहता है। एना के पिता श्री वेन ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि जॉयस पहले से ही आधे घंटे के लिए वहां मौजूद था, लेकिन उसने अपनी बीती के बारे में स्वेच्छा से कोई विवरण नहीं दिया। वह भयभीत, परेशान और बेचैन दिखाई दे रहा था। अन्ना के वापस लौटने और उसे गले लगाने के बाद ही वह अंततः उसे पीछे छोड़ते हुए दिखाई दिया। 5 समुद्रों के राजा, सोलोमन साम्राज्य का वंशज होने की अपनी घोषणा के कारण नास बंदियों को मारने में विश्वास नहीं करता था। इसलिए हमें केवल लूटा गया और हमारी जान नहीं गई। उसके अधीनस्थ भी चले गए, हमें पर्याप्त भोजन मिले। जॉयस ने बीती याद करते हुए कहा। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन वह अपने सबसे गहरे और डरावने दुष्वप्न का वर्णन करता रहा। मैंने अपनी बहुत अधिक संपत्ति नहीं खोई। मुझे विश्वास था कि मेरा दुर्भाग्य खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे, अल्फाल्फा के यात्रियों और चालक दल के बीच एक गर्म संघर्ष शुरू हो गया। असहमति से लेकर लड़ाई तक, रिवॉल्वर खींचने और उठाने तक, एक दूसरे को मारने के लिए तलवारें। मैंने उस अवधि के दौरान खून के अलावा कुछ भी नहीं देखा। एक के बाद एक मेरे बगल के लोग खुली आंखों से गिर रहे थे। उनके अंत हृदय और आंतें फर्श पर बिखरी हुई थी। हम में से जो लोग जंगली जानवरों तर्कसंगत समूह में बदलने के लिए तैयार नहीं थे, उनके पास छिपने के लिए कहीं नहीं था और भागने के लिए कहीं नहीं था। हम गहरी नीली लहरों और असीमित महासागर से घिरे हुए थे। कुछ विलाप कर रहे थे, कुछ दया की भीख मांग रहे थे, कुछ बेच दिए गए थे उनके शरीर, लेकिन उनके सिर किसी भी तरह से मस्तूल से लटके हुए थे। अन्ना, मैं उस समय निराशा में डूब गया था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। सौभाग्य से ऐसे दुष्वप्न में अभी भी एक नायक था।
कप्तान हमें जहाज के मजबूत कील में चिपने के लिए ले गया और जब तक पागल अपनी सीमा तक नहीं पहुंच गए तब तक हम वहां संग्रहित पानी और भोजन पर निर्भर रहे। श्री कृष्ण ने हमें प्रोत्साहित किया, साहपूर्वक उन हथियारों के खिलाफ हमले में हमारा नेतृत्व किया। एक अविस्मरणीय खूनी लड़ाई के बाद हम बच गए, लेकिन अल्फाल्फा रास्ता भटक गया और मूल नाविकों में से केवल एक तिहाई ही बचे रहे। जब उन्होंने मानव मानस के सबसे भयानक और सबसे अंधेरे पक्ष को चित्रित किया तो जॉयस नायक को याद करने से खुद को रोक नहीं सके। वह व्यक्ति जो खुद को ट्विस्ट करता था, उसका चेहरा गोल और मिलनसार था। वह एक लड़की की तरह शर्मीला था और एक कोने में रहना पसंद करता था। केवल वे लोग जिनसे वह परिचित थे जानते थे कि वह एक बहुत अच्छा बातचीत करने वाला व्यक्ति था, लेकिन यह एक ऐसा साधारण लड़का था जो बुरे से बुरे दिनों में भी दृढ़ता के साथ सबके सामने खड़ा रहा। ओह महान स्टीम, मेरी बेचारी जॉयस, तुम ऐसी हृदयविदारक परीक्षा से गुजरी। भगवान का शुक्र है, भगवान की स्तुति करो, उसने हमें शाश्वत अलगाव से रोका। इना की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने लगातार 3 बिंदुओं पर बिंदु बनाकर एक त्रिकोण बनाया जो भाप और मशीनरी का पवित्र प्रतीक है। जॉयस ने फीकी पीली मुस्कान प्रकट की। ये हमारे विश्वास का प्रतिफल है। अल्फाल्फा फिर तूफानों से गुजरा, अपना रास्ता खो दिया और एक के बाद एक चुनौतियों को पार करने के बाद एनमेट हार्बर पर पहुंच गया। नाव पर हुए खून खराबे के कारण हम में से जो बच गए उन्हें पुलिस ने बंदी बना लिया और अलग अलग पूछताछ की। हमें अपने प्रियजनों को सूचित करने के लिए घर पर टेलीग्राम भेजने का मौका नहीं मिला। जब उन्होंने हमें रिहा किया तो सुबह मैंने तुरंत अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और भाप इंजन वापस ले लिया। भगवान का धन्यवाद कि उसने मुझे फिर से टिंगन की भूमि पर कदम रखने दिया, जिससे मुझे आप सभी को फिर से देखने का मौका मिला। फिर उसने असमंजस में अपनी मंगेतर की ओर देखा। अन्ना, जब तुमने मुझे देखा तो मैं तुम्हारी खुशी और आश्चर्य को महसूस कर सकता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम गाड़ी से उतरते ही इतने उत्साह से दरवाजे की ओर क्यों दौड़े। अरे, मैंने तुम्हें एक बड़ा आश्चर्य देने की योजना बनाई थी। उद्धरण चिन्ह। एना ने पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा और अविश्वास में जारी रखा, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है जॉयस। चूंकि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित थी इसलिए मैं आज भविष्यवाणी के लिए टिंगन सिटी के एकमात्र भविष्य बताने वाले क्लब में गई। वह भविष्यवक्ता नहीं, दृष्टा ने मुझे बताया। उसने कहा तुम्हारा मंगेतर वापस आ गया है, वह पवनचक्की वाले घर में है। क्या? वेन दंपति और जॉयस ने एक साथ कहा। एना ने अपना चेहरा ढंग लिया और सिर हिलाया। मैं भी मुश्किल से इस पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ। एक साल्टिट स्टीम, शायद इस दुनिया में वास्तव में चमत्कार होते हैं। जॉयस, उस दृष्टा ने मुझसे आपका नाम, विशेषताएं, पता और जन्मतिथि पूछी। उसने मुझे बताया कि वह एस्ट्रोलब भविष्यवाणी करने जा रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या खिलौना पवनचक्की वाला घर आपका है या मेरा। जब मैंने इसकी पुष्टि करते हुए कि यह मेरा था, उन्होंने कहा बधाई हो मिस अन्ना, मिस्टर जॉयस मेरे इस समय आपके घर पर मेहमान हैं। उन्हें अब सवालों की नहीं बल्कि सांत्वना और गर्मजोशी से गले मिलने की जरूरत है। भगवान, जॉयस को यह अविश्वसनीय और समझ से परे लगा। क्या वह मुझे जानता है? क्या किसी ने उसे टेलीग्राम भेजा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह एनमेट हार्बर में पुलिस से परिचित हो? नहीं, यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। उसे कैसे पता चला कि मैं आपके घर आया था? वह कैसे जान सकता है? संभवतः आप जानते हैं कि आप भविष्यवाणी की तलाश करेंगे। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया था? नहीं, मैंने अंतिम समय में चयन किया, अन्ना ने खाली भाव से उत्तर दिया। शायद एक अच्छे दृष्टा को बड़ी मात्रा में जानकारी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, भले ही इसका निकट भविष्य में उपयोग नहीं किया जा सके। शायद ये भविष्यवाणी का आकर्षक पहलू है। एना के पिता श्रीवेन ने आह भरी और निष्कर्ष निकाला। 1000 से अधिक वर्षों के ज्ञात इतिहास में और अनिश्चित चौथे युग में भविष्यवाणी अस्तित्व में है और अभी तक गायब नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई कारण होना चाहिए। जॉयस ने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, उस दृष्टा का नाम क्या है? एना ने सोचा और कहा, क्लेन मोरेटी। डिविनेशन क्लब की रिसेप्शन लॉबी में। चूंकि क्लेन ने धीरे से बात की थी, एंजेलिका को पता था कि उसे करीब नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने अन्ना को ऐसे जाते हुए देखा जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसके चेहरे पर सदमा और भ्रम हो। एंजेलिका तेजी से चलकर सोफे के पास गई और जिज्ञासा से पूछा, क्या परिणाम अच्छा था? भविष्यवक्ताओं के अनकहे नियम का उल्लंघन करने के डर से उसने वास्तविक परिणाम पूछने की हिम्मत नहीं की। हाँ, क्लेन ने सिर हिलाया और अपनी जेब से 3 तांबे के सिक्के निकाले। एक सोली का 8वां हिस्सा 1.5 पैसे के बराबर होता है ना? हाँ। एंजेलिका ने तांबे के सिक्कों को देखा और महसूस किया कि उनमें से 1 पैसे का था और उनमें से 2 आधे पैसे के थे। उसने जल्दी से इसे बढ़ाया और कहा, एक अतिरिक्त आधा पैसा है। क्लेन मन मन मुस्कुराया और कहा, मेरे ग्राहक का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। उसने मुझे एक टिप दी, इसलिए ये सही है कि मैं आपको एक टिप दूं। यह मेरी अनुशंसा करने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए भी है। उसने अपने दिल में जोड़ा। ठीक है। एंजेलिका को क्लेन से एक अज्ञात डर महसूस हुआ, लेकिन कारण उचित था, इसलिए उसने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। क्लेन यह विश्वास करते हुए बैठक कक्ष में लौट आया कि वहां और भी लोग होंगे जो उससे भविष्यवाणियां करने का अनुरोध करेंगे। हालांकि 5:40 तक उन्हें दूसरा ग्राहक नहीं मिला। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि डिविनेशन क्लब का व्यवसाय खराब था, बल्कि इसलिए था क्योंकि अधिकांश लोगों ने पहले से ही एक भविष्यवक्ता को चुन लिया था। संभवतः दूसरों द्वारा उनकी अनुशंसा की गई थी और उन्होंने लंबे समय से यह निर्धारित कर लिया था कि किसकी सेवाएं लेनी है। संक्षेप में, मेरी अभी भी प्रतिष्ठा में कमी है। क्लेन ने गेम शब्दावली का उपयोग करने के लिए खुद पर हंसा। उन्होंने सिर्फ ब्लैक टी का अपना तीसरा कप खत्म किया, अपनी टोपी और चांदी की धार वाली छड़ी उठाई और इत्मीनान से बैठक कक्ष से बाहर चले गए। एंजेलिका को अचानक ग्लेशियस के निर्देश याद आए और वह तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। मिस्टर मोरेटी, आप अगली बार क्लब में कब आएंगे? मिस्टर ग्लेशियस आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। जब भी मैं खाली होऊंगा आऊंगा। यदि भाग्य ने हमें अनुमति दी तो वह निश्चित रूप से मुझसे मिलेंगे। क्लेन ने एक मानसिक जादूगर के स्वर का उपयोग करते हुए उत्तर दिया, जैसे कि वह चरित्र में था। फिर एंजेलिका के जवाब देने से पहले ही उन्होंने क्लब छोड़ दिया और सार्वजनिक गाड़ी से घर चले गए। जब वह दरवाजे से बाहर निकला तो क्लेन ने पाया कि बेंसन अखबार पढ़ रहा है और मेलिसा शाम की धूप में बियरिंग और स्प्रिंग्स के टुकड़ों को एक साथ रख रही है। शुभ दोपहर। क्या श्रीमती शॉर्ट आई थी? क्लेन ने लापरवाही से पूछा। बेंसन ने अपना अखबार नीचे नहीं रखा, इसके बजाय उसने अपना सिर उठा लिया। श्रीमती शॉर्ट की यात्रा 15 मिनट तक चली। वह कुछ उपहार लेकर आई और वह हमारे द्वारा तैयार किए गए मफिन और नींबू केक से बहुत खुश थी। जब भी हमें मौका मिला उन्होंने हमें आमंत्रित किया। वह एक मिलनसार, अच्छे व्यवहार वाली महिला है। वह बातचीत करना भी बहुत अच्छे से जानती है। मेलिसा ने शिकायत की, एकमात्र समस्या तूफानों के देवता में उनका विश्वास है। उनका मानना है कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि घर पर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। जाहिर था कि वह इस बात से काफी परेशान थी। बुरा मत मानना, जब तक वह हमें परेशान नहीं करती तब तक वह एक अच्छी पड़ोसी रहेगी। क्लेन ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन को सांत्वना दी।
लोन साम्राज्य एक बहुधार्मिक राष्ट्र था। उत्तर में फ्रोसेक साम्राज्य के विपरीत, जो केवल युद्ध के देवता में विश्वास करता था, या दक्षिण में फेनापोटो साम्राज्य, जो केवल धरती माता की पूजा करता था। यह अवश्यंभावी था कि तूफान के भगवान, एवरनाइट देवी और भाप और मशीनरी के देवता के तीन प्रमुख चर्चों की मंडलियों में विश्वासों और रीति रिवाजों में टकराव था। इसके 1000 साल बाद उन्होंने एक दूसरे पर लगाम लगाई, जिससे सह अस्तित्व संभव हो सका। ठीक है, मेलिसा ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और अपना ध्यान फिर से हिस्सों के ढेर पर केंद्रित कर दिया। रात्रिभोज के बाद प्लेन ने इतिहास को दोहराना जारी रखा। जब मेलिसा और बेंसन स्नान करके अपने कमरे में लौटे, तभी उसने नहाया, अपने शयनकक्ष में प्रवेश किया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। उसे किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को भूलने या चूकने से रोकने के लिए जो कुछ उसने सीखा था और जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उन्हें व्यवस्थित और सारांशित करने की आवश्यकता थी। ऐसा करने से ही वह भविष्य में होने वाले घटनाक्रमों पर स्पष्ट विचारधारा के साथ प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकेगा। क्लेन ने अपनी नोटबुक खोली, अपनी कलम निकाली और मंदारिन में लिखना शुरू कर दिया। औषधि को बचाने की कुंजी काम क्यों कर रही है? एक पल रुकने के बाद क्लेन ने लिखना जारी रखा। औषधि के साथ समस्याओं को हल करने का सार पाचन के माध्यम से है, न कि केवल इसे नियंत्रित करना। इसे सीधे तरीके से समझा जा सकता है। केवल इसे नियंत्रित करना औषधि की शक्ति को एक बाहरी उपकरण के रूप में उपयोग करने के समान होगा। एक पालतू जानवर, चाहे कितना भी अच्छी तरह से नियंत्रित किया गया हो, अंततः किसी व्यक्ति का हिस्सा नहीं होगा। इसका खतरा उन पर हमेशा बना रहेगा। जहां तक पाचन की बात है, तो डाउन पोषण को उनके एक भाग के रूप में देखना है। वे इसे तोड़ सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसे अवशोषित कर सकते हैं और एक समग्र प्रणाली बना सकते हैं। फिलहाल मैं इस बिंदु के बारे में निश्चित हूँ। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिनय पाचन में कैसे मदद करता है। आज एक दृष्टा के रूप में मेरे अनुभव के अनुसार मैं 2 परिकल्पनाएं कर सकता हूँ। उन्हें भविष्य में सत्यापित किया जा सकता है। 1. औषधि के नाम के आधार पर कार्य करने से किसी के शरीर, हृदय और आत्मा की स्थिति बदल जाती है, जिससे वे औषधि के मूल के शेष जिद्दी मानस के करीब हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, जो क्रमिक आत्मसात और अवशोषण की अनुमति देती है। 2. जादुई दवा की शेष जिद्दी मानसिकतापूर्ण रक्षात्मक तंत्र वाले एक कंप्यूटर की तरह हो सकती है। यदि कोई इस पर हमला करना और इसे तोड़ना चाहता है, तो उन्हें एक बग सुरक्षा छेद या कुंजी ढूंढनी होगी। का नाम औषधि एक संगत सुराग प्रदान करती है। इस प्रकार हम अभिनय के माध्यम से अपने शरीर, हृदय और आत्मा को सिस्टम के हिस्से के रूप में छिपा सकते हैं, और इसलिए हम सिस्टम की सुरक्षा को धोखा देते हैं। यह विचार सम्राट रोजेल के वर्णन के समान है। चाहे जो भी अनुमान सही हो, शरीर, हृदय और आत्मा से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि वे अभिनय और औषधि की शक्ति के बीच एकमात्र पुल हैं। क्लेन ने अपनी कलम नीचे रखी और पाठ के पैराग्राफ को देखा। एक पल के लिए, यहाँ तक कि वह फूडहॉलिक साम्राज्य से प्राप्त शिक्षा को भी धन्यवाद देना चाहते थे। चाहे उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा के लिए विज्ञान या इंजीनियरिंग को चुना हो, वे तार्किक सोच की बुनियादी बातों से लैस थे, अन्यथा उनके पास कीबोर्ड योद्धा बनने का कोई रास्ता नहीं था, न ही वह अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर पाता। क्लेन ने अनुमान लगाया, अभिनय का प्रभाव हो सकता है, लेकिन हमें विशिष्टताओं के लिए इंतजार करना होगा और देखना होगा। उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा प्रश्न लिखा। एक दृष्टा रहस्यवाद के क्षेत्र में अधिक अच्छी तरह से सीखा और पेशेवर होने के बावजूद, जब सीधी लड़ाई की बात आती है तो उसके पास साधनों की कमी क्यों होगी? क्या अधिक अच्छी तरह से सीखा और पेशेवर होने के कारण एक दृष्टा और भी अधिक शक्तिशाली नहीं बन जाएगा, जिससे उन्हें अपने दुश्मनों को हराने का रास्ता खोजने की क्षमता? इसके कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, अतीत में मेरे द्वारा पढ़े गए वेब उपन्यासों की तरह मैं एक खेल की दुनिया में स्थानांतरित हो गया हूं, जो वास्तविकता बन गई है। इस प्रकार अलग अलग नौकरियां अलग अलग विशेषताओं के साथ आती हैं, जिन्हें एक दूसरे के खिलाफ संतुलित करना पड़ता है। लेकिन ऊपर तक इस बिंदु पर इस दुनिया के खेल होने का कोई संकेत नहीं है, न ही मिशन जैसे विकास के संकेत हैं। मैं इस कारण को रोक दूंगा, लेकिन यह बहुत ही असंभव है। दूसरा, इस दुनिया का मौलिक नियम संतुलन है। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को संतुलन के मूल विचार के साथ बनाया है। तीसरा, समान अनुक्रम स्तर पर औषधि में समान स्तर की शक्ति होगी। हमारे पूर्वजों ने जो पाया और सारांशित किया, उसके आधार पर यह सबसे इष्टतम स्थिति है। शक्ति के इस स्तर से अधिक होने से किसी के लिए पतन और नियंत्रण खोना आसान हो जाएगा। शक्ति के इस स्तर से नीचे ऐसा हो जाएगा कि व्यक्ति को वांछित परिशक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। इस प्रकार एक संतुलित शक्ति स्तर की स्थिति में एक क्षेत्र में मजबूत होने का स्वाभाविक रूप से मतलब होगा कि वह दूसरे क्षेत्र में कमजोर है। इस संसार की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है, उनका निर्माण सृष्टिकर्ता के अवशेषों द्वारा हुआ था। इस प्रकार इस दुनिया में सब कुछ तकनीकी रूप से निर्माता के टुकड़े हैं, और तथ्य यह है कि उन्हें एक दूसरे का पूरक होना है। इसका मतलब यह होगा कि किसी व्यक्ति में अंतर्निहित कमियां हैं। मैं तीसरे और चौथे कारण की ओर झुक रहा हूं, लेकिन बाद वाला एक अपुष्ट मृतक से उत्पन्न होता है और केवल एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। इस प्रकार मैं तीसरे कारण को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करूंगा और अपने वर्तमान ज्ञान का उपयोग करके इसे सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा। भविष्य की पढ़ाई। इस बिंदु पर प्लेन पहले ही 2 पूर्ण पृष्ठ लिख चुका था, लेकिन रुका नहीं। इसके बजाय उसने एक नया प्रश्न लिखा। आज मैंने जो सीखा, उससे मेरी किस्मत बढ़ाने की रस्म को क्लासिक अनुष्ठानिक जादू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समान प्रकार के अनुष्ठानिक जादू को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला एक बलिदान है, जो संबंधित अस्तित्व के हित को जगाता है। दूसरे में विशेष रूप से प्रश्न में अस्तित्व का वर्णन करने वाले मंत्र शामिल हैं। तीसरा सरल स्वरूपन और प्रतीकों का उपयोग करके व्यक्त करना है कोई क्या मान रहा है। भाग्य वृद्धि अनुष्ठान का विश्लेषण करने के लिए इसे एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करना एक स्पष्ट समस्या है। कोई तीसरा भाग नहीं है। इसमें मुख्य खाद्य पदार्थों को रखने और 4 कदमों के साथ वामावर्त तरीके से एक चौराहे पर चलने में बलिदान का पहलू है। इसमें एक स्पष्ट संकेत भी है कि मंत्र किसके लिए है, जैसे कि वाक्यांश आशीर्वाद स्वर्ग और पृथ्वी के अमर भगवान से आता है। लेकिन इसके बाद मैंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और इंतजार किया। अनुष्ठान में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरी किस्मत को बढ़ाने के लक्ष्य का वर्णन करता हो। दूसरे शब्दों में, संबंधित अस्तित्व के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि तथाकथित भाग्य वृद्धि अनुष्ठान क्या है मांग रहे हैं, और केवल वही कर सकते हैं जो वे उचित समझें। जैसा वे उचित समझे वैसा करें। क्या ट्रोल है? क्या वह किन्नौरहान राजवंश की सर्वोत्कृष्ट भविष्यवाणी और रहस्यमय कला बहुत ज्यादा ट्रोल नहीं है? उस समय कोशिश करने के लिए मेरे दिमाग में पत्थर रहे होंगे। क्लेन ने लिखना बंद कर दिया और 2 गहरी सांसें लीं, खुद को शांत करने की भरपूर कोशिश करते हुए। उसने बुरी सांसें छोड़ी और लिखना जारी रखा। मैं अनुष्ठान को फिर से डिजाइन करने, इसे और अधिक संपूर्ण बनाने पर विचार कर सकता हूँ। अनुष्ठान का उद्देश्य अपने माता पिता और दोस्तों के साथ पृथ्वी पर वापस लौटना होगा। फिर यहाँ सवाल आता है, क्या इकाई वास्तव में सनक से काम कर रही है, या इसका कोई गहरा अर्थ है? इसके अलावा, क्या इस दुनिया में वर्णनात्मक मंत्र जिस इकाई की ओर इशारा करते हैं वह पृथ्वी से भी वही इकाई है? यदि ऐसा है, तो पहले और दूसरे अनुष्ठान के बीच के परिणामों में अंतर को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि इकाई अपनी इच्छानुसार काम कर रही है।
लेकिन मेरे परिणाम दूसरी और तीसरी बार के दौरान धूसर कोहरे से ऊपर दिखाई देते हैं, जबकि मैं न्याय से जुड़ने में सक्षम हूँ और द हैंगमैन में मूल रूप से कोई मतभेद नहीं है। ऐसा क्यों होगा? अगर कल दोपहर को चौथा अनुष्ठान मुझे वही स्थिर परिणाम दिखाता है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रभाव सुसंगत है। इसका मतलब ये होगा कि अज्ञात इकाई का एक एजेंडा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। यदि ऐसा है तो नए विवरण और अनुरोध जोड़ने से मुझे स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। वास्तव में यह अनुष्ठान को जटिल बना सकता है और प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। क्या पहले अनुष्ठान और बाद के अनुष्ठानों के बीच अंतर इस आधार पर कि जिस इकाई को मैंने बुलाया है वह एक ही है? इसका मतलब ये होगा कि मैं जिस दुनिया में हूँ उसके आधार पर परिणाम अलग अलग होंगे। यह ऐसा है जैसे मैं एक का उपयोग कर रहा हूँ भिन्न इंटरफेस। फिर मैं अपना वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे कैसे डिजाइन कर सकता हूँ? अगर मुझे लगता है कि पहले और बाद के अनुष्ठानों के पीछे की संस्थाएं अलग अलग हैं तो कुछ सवालों का पूरी तरह से उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन इसी तरह दूसरे और तीसरे अनुष्ठान में परिणामों की स्थिरता का मतलब यह होगा कि मैं जिस इकाई से प्रार्थना कर रहा हूँ वह एक निश्चित एजेंडा और फिलहाल इसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उस इकाई की पहचान है जिसके द्वारा अनुष्ठान निर्देशित किया जाता है। वह कहाँ है और वह मुझे कोई सुराग या मार्गदर्शन क्यों नहीं देता? क्या वह कोहरे की दुनिया में गहरे डूबा हुआ है? क्या मैं उसे नींद में डूबी एक इकाई के रूप में मान सकता हूँ? एक ऐसी इकाई जो निश्चित प्रतिक्रिया देगी अगर मैं उसे एक निश्चित प्रोत्साहन दूं, लेकिन उसके अलावा जो मैं करता हूँ उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर मैं प्रोत्साहन के रूप में एक अलग अनुष्ठान पेश कर सकता हूँ और निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि मुझे जो प्रतिक्रिया मिलती है वह नियमित है या नहीं। इस तरह मैं लौटने का सही तरीका ढूंढ सकता हूँ। लेकिन समस्या इस संभावना में है कि वह सो नहीं रहा है। उस स्थिति में ऐसे परीक्षणों के परिणाम भयानक हो सकते हैं। ये सचमुच खतरनाक हो सकता है। पहला प्रयास अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। डिजाइन को प्राणी को क्रोधित नहीं करना चाहिए। क्या सिर दर्द है? मुझे और अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। क्लेन ने आह भरी और एक सारांश दिया। अंत में उसने अन्य विविध बातें लिखी। मेरे कानों में हमेशा निराकार आवाजें गूंजती रहती हैं, होनेसिस चिल्लाती हैं और ओह, क्या ये फ्राइग्रिया या फेग्रिया कह रहा था? होनेसिस लोन साम्राज्य और इंटिस गणराज्य को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला है। इसकी मुख्य चोटी समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर है। एंटिगोनस परिवार की डायरी में रिकॉर्ड के अनुसार चौथे युग में एवरनाइट का एक राष्ट्र अस्तित्व में था। क्या एवरनाइट का राष्ट्र एवरनाइट देवी से संबंधित है? क्या दोनों के बीच कोई संबंध है? क्या वे सहयोगी हैं या शत्रु? क्या नेशन ऑफ द एवरनाइट के कारण चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस द्वारा एंटिगोनस परिवार को नष्ट कर दिया गया था? क्या मैंने 1 या 2000 वर्षों में एंटिगोनस परिवार की डायरी से आने वाली बड़बड़ाहट सुनी है? फिर फ्राइग्रिया और फ्लेग्रिया का क्या मतलब है? एक दिलचस्प सवाल। ऐसी डायरी छोड़ने में सक्षम होने के लिए सीलबंद कलाकृतियों 2049 को पीछे छोड़ने का मतलब है कि एंटिगोनस परिवार के पास अपेक्षाकृत शक्तिशाली बियॉन्डर शक्ति का कब्जा था। यदि ऐसा है तो उनके पास कौन सा अनुक्रम था? क्या ये था पूर्ण या पूर्ण नहीं? मेरा यह एहसास की डायरी रे बीबर के हाथ में है। एक संयोग था, लेकिन इसके व्यवस्थित होने के किसी भी संकेत के बिना क्या मेरा भाग्य वास्तव में उस डायरी से जुड़ा हो सकता है? विचारों को कागज के टुकड़ों पर लिखा गया था। क्लेन ने अपने द्वारा अनुभव की गई घटनाओं और उनके अर्थ के बारे में अपने अनुमानों को लिखने की पूरी कोशिश की। उसने प्रत्येक कागज के दोनों तरफ कुल 4 पृष्ठ लिखे। क्लेन ने अचानक चारों को फाड़ दिया पन्ने और उन्हें ऊपर से नीचे तक पढ़ा। कभी कभी कुछ खंडों को अपनी कलम से चिन्हित किया, कभी कभी कुछ वाक्य जोड़े। समय तेजी से उड़ गया। लाल रंग का चंद्रमा अस्थायी रूप से काले बादलों से ढका हुआ था और उसने मेज पर रखी जेब घड़ी उठाई, से खोला और समय देखा। उसने घड़ी नीचे रख दी और अपनी दराज से माचिस की एक डिब्बी निकाली। उसने एक जलाया और उसे नोटों के 4 पन्नों के करीब ले आया। नारंगी लौ ने कागज के किनारों को प्रज्वलित कर दिया और तेजी से फैल गया। क्लेन ने नोटों को लकड़ी के कूड़ेदान के ऊपर रखा और रात को गिरते हुए देखा। फिर उसने अपनी उंगलियां छोड़ दी जिससे कागज गिर गए। केवल 10 सेकंड में सब कुछ गायब हो गया था। जो कुछ बचा था वह अभी भी घूम रही राख और कूड़ेदान का जला हुआ तल था। चूंकि इस दुनिया में सम्राट रोसेले की गुप्त डायरी थी, क्लेन ने कोई भी सबूत छोड़ने की हिम्मत नहीं की कि वह चीनी लिखना जानता था। अगर ओरनील और बाकी लोगों ने उसके द्वारा लिखे गए कागज के 4 टुकड़ों की खोज की, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मामले को कैसे समझाया जाए। और गोपनीय प्रश्न लिखते समय क्लेन को चिंता थी कि जो कोई भी उसके सपनों पर ध्यान देगा वह सामग्री को देख और समझ पाएगा, चाहे वह किसी भी भाषा का उपयोग करे, चाहे वह लोइन, प्राचीन फेसेक या हर्मीस हो। इसलिए वह व्यवस्थित और सारांशित करने के लिए केवल चीनी भाषा में नोट्स लिख सकता था। कार्य पूरा करने के बाद उसने कोई निशान न छोड़ने के लिए नोटों को जला दिया। और ठीक इसलिए क्योंकि बचत का कोई रास्ता नहीं था, उसने अपने लिए एक योजना बनाई। यदि वह कुछ भी भूल जाए तो वह इस सारांश को सप्ताह में एक बार करेगा। जैसे ही उसने राख को गिरते देखा, क्लेन ने कागज का एक सफेद टुकड़ा निकाला। उन्होंने शीर्षक लिखा, मेरे सम्मानित गुरु के लिए। वह वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर क्वेंटिन कोहेन को लिखना चाहते थे और पूछना चाहते थे कि क्या उनके पास होनेसिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर के बारे में कोई प्रासंगिक ऐतिहासिक जानकारी। अगले दिन सोमवार की सुबह क्लेन, जिसकी छुट्टी थी, घर से नहीं निकला। इसके बजाय उन्होंने मेलिसा को मेंटर कोहेन क्वेंटिन को निर्देशित अपना पत्र और टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि दी। उन्होंने उसे टिंगन टेक्निकल स्कूल के निकट डाकघर में पत्र भेजने का काम सौंपा जहां वह पढ़ती थी। नाश्ते के बाद वह पिछली रात के काम के कारण हुई नींद की कमी को पूरा करने के लिए सो गया। वह केवल दोपहर के करीब अपने पेट की गड़बड़ी के कारण उठा। उसने पिछली रात का कुछ बचा हुआ खाना गर्म किया और राई की रोटी के साथ खाया। क्लेन ने अखबार उठाया और दूसरी मंजिल पर बाथरूम में घुस गया। जब भी उसने ऐसा किया, वह सेलफोन की कमी पर आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लगभग 7 या 8 मिनट के बाद वह तरोताज़ा होकर शौचालय से बाहर निकला और अपने हाथ धोए। फिर वह अपने शयनकक्ष में लौट आया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। क्लेन ने पर्दे खींचे, गैस लैम्प जलाया और आधे घंटे तक सोचता रहा। आधे घंटे तक अपनी आध्यात्मिक दृष्टि, स्पिरिट डोजिंग और डोजिंग रॉड का अभ्यास करने के बाद उन्होंने हाल ही में प्राप्त रहस्यवाद ज्ञान की मानसिक रूप से समीक्षा करने में 1 और घंटा बिताया। ऐसा करने के बाद उसने पुराने अखबार को फाड़ दिया और उन्हें कुछ गेंदों में तोड़ दिया। उन्होंने उन पर लिखा, मून फ्लावर कैंडल, फुल मून एसेंस ऑयल और सामग्रियों के अन्य नाम। हर छोटी छोटी बात पर महारत हासिल करने के लिए उन्होंने अपने दिमाग में कर्मकांडीय जादू के निर्धारित चरणों का पालन किया। जब तक वह इससे पूरी तरह परिचित नहीं हो गया, उसने अनुष्ठानिक जादू को आजमाने का इरादा नहीं किया क्योंकि यह सामग्री की बर्बादी थी और आसानी से खतरे को भी आकर्षित करता था। वह बार बार दोहराता रहा जब तक कि उसने अपनी बेलपत्तियों वाली चांदी की पॉकेट घड़ी नहीं उठा ली और उस पर नजर नहीं डाली। उसे एहसास हुआ कि 2:45 बज गए हैं। उसने कुछ सेकंड के लिए विचार किया और पुराने अखबारों के टुकड़े जलाने के लिए पहली मंजिल पर रसोई में ले आया। ऐसा करते समय उन्होंने सुनिश्चित किया कि टैरो गैदरिंग के लिए तैयारी करते समय उनकी मानसिक स्थिति सर्वोत्तम हो। अपने शयनकक्ष का दरवाजा एक बार फिर बंद करके क्लेन ने 3 बजने का इंतजार नहीं किया।
उसने समय से पहले भूरे कोहरे के ऊपर के क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बनाई। वह उस स्थान का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के अवसर का लाभ उठाना चाहता था। जैसे ही क्लेन अपने कमरे में एक खाली जगह पर खड़ा हुआ और वामावर्त चलने लगा, उसे अचानक चिंता हुई कि जस्टिस और द हैंगमैन ने अभी तक उपयुक्त वातावरण में प्रवेश नहीं किया है। उसने एक खास बात सोची, क्या उन्हें परेशान किया जाएगा या खोजा जाएगा। उन्होंने पहले जस्टिस और द हैंगमैन को समय से पहले छुट्टी के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का उल्लेख किया था, यदि उन्हें किसी कारण से सभा से अनुपस्थित रहने की आवश्यकता होती है, जैसे कि अकेले समय नहीं मिल पाना या अप्रत्याशित परिस्थितियां। यह अतीत में क्लेन के लिए लगभग एक न सुलझने वाली समस्या रही होगी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह एक अलग दुनिया में हाथ से संपूर्ण सभा आधारित इंटरनेट बना सके, है ना। टेलीग्राम से परे कोई भी तकनीक उसे बेनकाब कर सकती है, लेकिन अब उसे अचानक अनुष्ठानिक जादू से प्रेरणा मिल गई थी। अनुष्ठानवादी जादू विभिन्न अस्तित्वों की मदद लेकर दूसरों की शक्तियों को उधार लेता है। इसी तरह के जादू से यह स्पष्ट हो जाएगा कि शुरुआत में इसे किसकी ओर निर्देशित किया गया है, जैसे कि एवरनाइट देवी या लेडी ऑफ क्रिम्सन। यह अज्ञात का वर्णन होगा और गुप्त अस्तित्व। फिर क्या मैं मंत्र में संशोधन कर सकता हूं और मंत्र की शुरुआत को अपनी ओर पुनर्निर्देशित कर सकता हूं? मुझ पर निर्देशित। इस तरह भले ही जस्टिस और द हैंगमैन अलग अलग स्थानों पर अनुष्ठान करते हो, मुझे उनके संदेश प्राप्त होंगे। जब क्लेन ने विधि के काम करने की संभावना का विश्लेषण करना शुरू किया तो उसे अचानक नई अंतर्दृष्टि महसूस हुई। दो कठिनाइयां हैं। पहला, मैं एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत उच्च स्तरीय अनुक्रमक नहीं हूं। भले ही मंत्र का वर्णन मुझे निर्देशित किया गया हो, मैं संभवतः अनुरोध प्राप्त नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह। दूसरा, मैं ये कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं क्या मंत्र का वर्णन सटीक रूप से मुझ पर निर्देशित है और यह भटककर किसी अन्य अज्ञात अस्तित्व से नहीं टकराता जो वर्णन में फिट बैठता है। यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होगा। क्लेन संभावित व्यवहारिक समाधान के बारे में गहराई से सोचते हुए आगे पीछे चल रहा था। वह मौन कदमों से गोल गोल घूमने लगा। फिर उन्होंने स्वाभाविक रूप से मामले को भूरे कोहरे की रहस्यमय दुनिया से जोड़ा। यहां तक कि अगर मैं संदेश प्राप्त नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रे कोहरा नहीं कर सकता। क्रिम्सन सितारों के साथ इसका संबंध किसी व्यक्ति को सीधे अंतरिक्ष में खींच सकता है, भले ही वे भौतिक दुनिया में कहीं भी हों। मैं निर्देशित विवरण के दौरान खुद को रहस्यमय स्थान से बांधने पर विचार कर सकता हूं। इस विचारधारा के अनुसार भले ही मुझे तुरंत अनुरोध प्राप्त न हो जब दूसरा पक्ष अनुष्ठान कर रहा हो, फिर भी मैं करूंगा जब भी मैं ग्रे फॉग में प्रवेश करता हूं तो संबंधित संदेशों को देख पाता हूं। इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये त्वरित संदेश प्रणाली पर ऑनलाइन और ऑफलाइन होने के बीच का अंतर है। क्लेन ने जितना अधिक सोचा उतना ही अधिक उत्साहित हो गया। एक कोशिश के लायक था। हम किस तरह के विवरण का उपयोग मुझे और धुंधली दुनिया को सटीक संदेश देने के लिए किया जा सकता है? उसने वास्तविक विवरणों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वास्तव में उसके पास एक मंत्र था जो निश्चित रूप से काम करेगा। यह कोई और नहीं बल्कि ब्लेसिंग सेट हिम फ्रॉम द सेलेस्टियल वर्थ ऑफ हेवन एंड अर्थ का लोन अनुवाद था। लेकिन यही समस्या है, वह धूसर कोहरे पर नियंत्रण खो देगा और अपनी प्रमुख भूमिका खो देगा। वह केवल इसे बाहर कर सकता था। एक वैकल्पिक दुनिया से मूर्ख? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सटीक है और लगभग कोई अन्य अस्तित्व नहीं है जो मानदंडों को पूरा करता हो, लेकिन यह मेरे सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेगा। क्लेन ने एक के बाद एक मंत्रों के बारे में सोचा, लेकिन उसने हर एक को काट दिया। लगभग 7 से 8 मिनट के बाद अंततः उन्होंने पहले पैराग्राफ के विवरण पर निर्णय लिया जो उन्हें निर्देशित करता था। वह मूर्ख जो इस युग का नहीं है। ये स्पष्टता पर्याप्त सटीक नहीं था, इसलिए क्लेन ने तुरंत कहा, ग्रे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक। 2 पंक्तियों के संयोजन ने व्यावहारिक रूप से इसे उसी तक सीमित कर दिया। इसके अलावा उसने भूरे कोहरे को अपने साथ बांध लिया था। यह अभी भी थोड़ा छोटा है। मैं इस संभावना को समाप्त नहीं कर सकता कि भूरे कोहरे के ऊपर कई स्थान और शासक हैं। मैं इस तथ्य को समाप्त नहीं कर सकता कि विवरण आत्मा की दुनिया की ओर निर्देशित हो सकता है। क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और आगे बढ़ने की योजना बनाई, इसे और अधिक निश्चित बनाना। उसने पूरे 1 मिनट तक सोचा और अंततः विवरण के अंतिम भाग पर निर्णय लिया। पीले और काले रंग का राजा जो सौभाग्य का स्वामी है। इसका अर्थ स्वर्ग और पृथ्वी की उत्कृष्ट खोज से उत्पन्न आशीर्वाद एक के समान है। यदि जादू टोना पूरी तरह से विवरण के उस हिस्से पर निर्भर करता है तो इसे दूर निर्देशित किया जा सकता है और अज्ञात खतरनाक अस्तित्व को उकसाया जा सकता है। लेकिन एक सीमा के रूप में पहली 2 पंक्तियों और एक समान मंत्र के माध्यम से कोहरे के ऊपर पहुंचने के उनके अनुभव के साथ उनका मानना था कि लक्ष्य के विवरण के परिणामस्वरूप एक आदर्श लॉक हो सकता है। क्लेन को यकीन नहीं था कि उन 3 विवरणों के साथ अनुष्ठानिक जादू डालना प्रभावी होगा, लेकिन वह निश्चित था कि यह किसी अन्य अस्तित्व का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। ये जस्टिस और द हैंगमैन को खतरे में नहीं डालेगा। क्लेन ने एक लंबी आह भरी और उस मंत्र का पाठ किया जो उसने तय किया था। मूर्ख जो इस युग से संबंधित नहीं है, आप भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक हैं। आप पीले और काले रंग के राजा हैं जो अच्छी किस्मत का मालिक है। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया और अपनी जेब घड़ी निकाल ली। समय की पुष्टि करें। पहले से ही 2:58 बज चुके हैं। बिना कुछ और सोचे क्लेन ने अपनी जेब हटा दी और कॉगिटेशन में प्रवेश कर गया। जल्द ही उसने मंत्रोच्चार किया और एक वर्ग बनाने के लिए वामावर्त 4 कदम उठाए। सबसे क्रूर शोर और दिल दहला देने वाली दहाड़ें एक बार फिर सुनाई दी। उसे ऐसा सिर दर्द महसूस हुआ जिससे निपटना सिर औषधि के सेवन के दर्द से भी अधिक कठिन था। यह दर्द कोई तेज दर्द नहीं था जो उसके सिर को चीरता हुआ चला गया। यह एक धड़कता हुआ दर्द था जिसने उसे उन्मत्त और तर्कीन बना दिया था। यह एक दर्द था जिसने उसे अराजक भ्रम में डाल दिया था। क्लेन ने कॉगिटेशन का उपयोग करके खुद को नियंत्रित किया और आवाजों को नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की। बड़बड़ाहट ज्वार की तरह कम हो गई। उनकी आध्यात्मिकता के साथ साथ उनका शरीर भी अलौकिक हो गया। सब कुछ तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी दृष्टि के सामने असीम धूसर कोहरा दिखाई देने लगा। लाल रंग के तारे उसे अलग अलग दूरी पर बिल्कुल 2 जोड़ी आंखों की तरह दिखाई देने लगे। भूरे कोहरे के ऊपर महल खड़ा था, किसी विशाल के घर की तरह ऊंचा और विशाल। ऐसा लग रहा था मानो ये लाखों वर्षों से वहां मौजूद हो। क्लेन ने बस यही किया और वह जहां था वहां से गायब हो गया। 22 हाई बैक कुर्सियों के साथ लंबी कांस्य मेज पर और नसीब पर फिर से प्रकट हुआ। अनुष्ठान का प्रभाव निश्चित रूप से तय है। क्लेन बुदबुदाया। उसने अपने ग्लेबेला को धीरे से तपतपाया और कोहरे को अपने ऊपर हावी होने दिया जो पहले से भी अधिक घना था। द हैंगमैन के वर्णन के अनुसार यदि जस्टिस एक दर्शक बन गया होता तो बेहतर होगा कि वह उसके सामने अपनी कोई भी चाल उजागर न करे। अन्वेषण के लिए समय दिए बिना क्लेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक अदृश्य संबंध बनाया जिसने उसे 2 परिचित लाल सितारों से जोड़ दिया। ... सोनिया सागर की गरजती नीली लहरों पर एक प्राचीन नौक हवा के साथ चल रही थी। एल्गर विल्सन ने खुद को कैप्टन के केबिन में बंद कर लिया और घोस्ट शिप से उसे सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान की। उसने अपने सामने पॉकेट घड़ी खोली और उसे पीतल के सेक्सटेंट के बगल में रख दिया। घड़ी खुशी के बिना टिक टिक कर रही थी क्योंकि उसमें घबराहट झलक रही थी। जब घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई संरेखित हुई तो अल्जीर विल्सन के सामने लाल रंग का विस्फोट हुआ।
इसने सुरक्षा की उन परतों और परतों को नजरअंदाज कर दिया जो उसने अपने ऊपर रखी थी। उसकी आह कैप्टन के कमरे में गूंज उठी। डॉट डॉट डॉट। बैकुलियन, महारानी बरो, ऑड्रे हॉल नीचे तकिए के सहारे लेट गई और अपने हाथ में पीले कागज पर नजर डाली। उसकी रत्न जैसी आंखें ऐसी लग रही थी मानो उनमें दो आत्माएं धीरे धीरे घूम रही हों। उसकी निगाहें शांत और शांत थीं, मानो वह किसी नाटक के शुरू होने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही गहरा लाल रंग फूटा, उसने पूरी वैराग्य के साथ खुद को निकलते हुए देखा। डॉट डॉट डॉट। भूरे कोहरे के ऊपर शानदार महल में प्राचीन और धब्बेदार लंबी कांसे मेज पर क्लेन, जो पहले से ही अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय कर चुका था, ने उस समय देखा जब ऑड्रे हॉल की आकृति बननी शुरू हुई। उसे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उसकी आभा में गहरे रंग एक साथ मिल गए थे। यह एक झील की तरह शुद्ध और शांत हो गया जो साफ और प्रतिबिंबित थी। वह वास्तव में एक बियोंडर बन गई। क्लेन अपनी नजरें हटाने ही वाला था कि अचानक उसने मिस जस्टिस की कुर्सी बदलती देखी। कुर्सी के पीछे चमकते सितारे तेजी से घूम रहे थे, जिससे एक भ्रामक तारामंडल बन गया जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। वह नक्षत्र क्लेन से परिचित था क्योंकि यह रहस्यवाद के प्रतीकों में से एक था। यह एक प्रतीक था जो विशालकाय ड्रैगन का प्रतिनिधित्व करता था। दर्शक, विशालकाय ड्रैगन। क्लेन ने अपना सिर हिलाने से खुद को रोका और द हैंगमैन की कुर्सी के पीछे की ओर देखा। सामान्यतया अपने कोण से कुर्सी के पीछे देखना उसके लिए असंभव था, लेकिन यही उसका नियंत्रण था। हर चीज उसकी इच्छा के अनुसार ही प्रस्तुत होती थी। कुर्सी के पीछे का नक्षत्र नहीं बदला था, लेकिन चूंकि क्लेन ने रहस्यवाद की मूल बातें समझ ली थी, इसलिए वह पहले जितना अज्ञानी नहीं था। वह पहचान गया कि यह तूफान का प्रतीक था। नाविक, समुद्र का रक्षक, आंधी तूफान, यह उचित है। द हैंगमैन की आभा में गहरा रंग पहले की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध है। क्या वह समतल हो गया है? अरे हाँ, मेरी कुर्सी के पीछे के प्रतीक के बारे में क्या? क्लेन ने देखने के अपने आवेग को दबाया, पहले की तरह 3 बार लंबी मेज के किनारे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मिस जस्टिस, अब आप एक परे हैं। वह सीधे बता सकता है। ऑड्रे स्तब्ध रह गई और मंद मंद मुस्कुराए। धन्यवाद मिस्टर फूल और धन्यवाद मिस्टर हैंगमैन। अल्जीर विल्सन ने ईमानदारी से कहा, जितना मैंने सोचा था यह उससे कहीं अधिक तेज था। क्लेन ने विषय जारी नहीं रखा, लेकिन अपने ग्लैबेला को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, लेडी सर, क्या आप में से किसी को रोसेले की डायरी मिली है? चीनी भाषा में पीला का अर्थ पृथ्वी है और काला का अर्थ स्वर्ग है। द फूल का प्रश्न सुनने पर ऑड्रे ने पहले की तरह तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी क्रिस्टलीय आंखें चौड़ी की और द हैंगमैन की ओर जांच परख के साथ देखा। एल्गर ने अवचेतन रूप से अपने शरीर की गतिविधियों को वश में कर लिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मुझे सम्राट रोसेले की डायरी के 2 पन्ने मिले और मैंने उनकी सामग्री को याद कर लिया है। मेरे पास एक पेज है। ऑड्रे, जिसकी दृष्टि कोहरे के कारण अस्पष्ट थी, ने ऐसे कहा जैसे उसे बातचीत से हटा दिया गया हो। बहुत अच्छा। क्लेन ने अपनी आवाज से अपनी खुशी या निराशा को जाहिर नहीं होने दिया। उसे खुशी हुई क्योंकि पूरे 3 पन्ने थे, लेकिन निराशा भी हुई क्योंकि केवल 3 पन्ने थे। डायरी के लिए उनकी प्रारंभिक खोज निश्चित रूप से आसान थी, क्योंकि उन्हें बस अपने कनेक्शन और चैनलों के माध्यम से पूछना था जिनसे वे पहले से परिचित थे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, पृष्ठों को एकत्रित करना और अधिक कठिन होता जाएगा क्योंकि इसमें अधिक से अधिक तत्व शामिल होंगे। क्या अब हमें उन्हें व्यक्त करना चाहिए? ऑड्रे ने शांत स्वर में पूछा। हाँ, क्लेन ने बस सिर हिलाया। उन्होंने बिना किसी बदलाव के अपनी मुद्रा बरकरार रखी। एक दर्शक के सामने उन्हें सतर्क रहना पड़ता था। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, ऑड्रे और एल्गर के सामने पीले भूरे बकरी की खाल के चर्मपत्र और गहरे लाल फाउंटेन पेन के टुकड़े दिखाई दिए। उन दोनों ने अपनी अपनी कलम उठाई और उन प्रतीकों को याद करना शुरू कर दिया जो उन्होंने देखे थे। उन्होंने भावनाओं को अभिव्यक्त करने का भी समावेश किया। चुपचाप बकरी की खाल पर पाठ की पंक्तियां दिखाई दी। उनमें से कुछ सही, कुछ नाजुक, कुछ तिरछे दिखाई दिए। मात्र 1 मिनट में अल्जीरिया और ऑड्रे ने जो सामग्री जबरन याद की थी, वह सब लिखी गई थी। क्लेन ने चर्मपत्र के 3 टुकड़े उसके हाथों में दे दिए। उन्होंने पन्नों पर सरसरी नजर डाली और महसूस किया कि कुछ व्याकरण गलत था। सामग्री में गायब और गलत शब्द भी थे। लेकिन प्रयोगों ने साबित कर दिया है कि कुछ हद तक शब्दों के गलत अनुक्रमण से चीनी भाषा की समग्र समझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्लेन को शब्दों के गायब होने का भी डर नहीं था क्योंकि वह अक्सर सेंस से किए गए तारांकन से भरे वेब उपन्यास पढ़ता था। 8 अप्रैल, मैं ब्लैक किंग के धनुष पर खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैलाकर ग्रिम और एडवर्ड से कहा, मेरा भाग्य लेने के लिए आपका है, लेकिन आपको पहले इसे ढूंढना होगा। मैंने अपना सब कुछ अंत में छोड़ दिया कोहरे सागर का। उन्होंने मेरे हास्य को बिल्कुल भी नहीं समझा और यहाँ तक पूछा कि क्या मेरे पास वास्तव में अन्य खजाने हैं। यदि आप ऐसा ही करते रहे तो आप मेरे सर्वनाश के 4 घुड़सवार नहीं बन सकते। 11 अप्रैल, मैंने एक अनाम द्वीप की खोज की जो सुरक्षित समुद्री मार्ग पर नहीं था। वहाँ अच्छी संख्या में असाधारण जानवर हैं। नहीं, मैं उन्हें असाधारण प्राणी कहना पसंद करता हूँ, यह उस तरह से अधिक प्रभावशाली लगता है। इसके अलावा वहाँ है द्वीप पर कई अजीब जीव हैं। मेरा मानना है कि अगर डार्विन वहाँ स्थानांतरित हो गए होते तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह अपना विकास का सिद्धांत लिख पाते। 15 अप्रैल, ग्रिम अचानक थोड़ा अजीब हो गया है। क्या वह किसी चीज से संक्रमित हो गया है? इंटिस साम्राज्य में पैदा हुए सम्राट रोसेले कब यात्रा पर निकले थे? फॉक्सी को इंटिस रिपब्लिक के पश्चिम में समुद्र होना चाहिए। हाँ, मुझे इसका संदर्भ देने के लिए लाइब्रेरी से ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्लेन ने जल्दी से एक पृष्ठ पढ़ना समाप्त कर दिया और अपनी नजर उस टुकड़े के पीछे की ओर डाली कागज। इस बिंदु पर उसने अब इस तथ्य को नहीं छिपाया कि वह सम्राट रोसेले के गुप्त प्रतीकों को समझ सकता है क्योंकि यह क्षमता द फूल के व्यक्तित्व और स्थिति के अनुकूल थी। ऑड्रे और एल्गर ने बात नहीं की। वे चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे, जैसे कि इस तरह के रहस्योद्घाटन से उन्हें कोई आश्चर्य न हुआ हो। वास्तव में वे ये भी मानते थे कि यह बिल्कुल सही था। 2 अक्टूबर, वे वास्तव में चाहते थे कि मैं हाबिल परिवार की मटिल्डा से बिना मुझसे सलाह किए शादी कर लूं। हे भगवान, मैं उससे मिला भी नहीं हूं। नहीं, मुझे मना कर देना चाहिए। भले ही मुझे घर से भागना पड़े और अपने दम पर जीवित रहना पड़े और जीवन के उतार चढ़ाव सहने के बाद मुझे इस शादी के खिलाफ लड़ना होगा। 5 अक्टूबर, मिस मटिल्डा वास्तव में सुंदर है। 6 अक्टूबर, उनका व्यक्तित्व और उनका आचरण बिल्कुल मेरे जैसा है। मैं शादी का इंतजार करने लगा हूँ। अरे सम्राट, आपकी ईमानदारी कहाँ है? क्लेन अपनी सीट पर वापस झुक गया और अपनी भावनाओं को कोहरे के बीच से गुजरने नहीं दिया। उसे एहसास हुआ कि गुस्ताव शुरू से ही हर दिन अपनी डायरी में नहीं लिखता था। अधिकांश समय वह केवल तभी डायरी में लिखता था जब कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिन पर उसे चिढ़ाने, रिकॉर्ड करने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता होती थी। उसने अपनी नजर नीचे की ओर कर ली। क्लेन ने इस पृष्ठ के अंतिम वाक्य को देखा। 9 अक्टूबर, उन्होंने वास्तव में मुझे स्टीम का पुत्र कहा। मुझे ये बहुत पसंद है। क्लेन इस बात से थोड़ा निराश था कि पहले 2 पन्नों की जानकारी कम मूल्यवान थी, लेकिन वह रूठे नहीं। उसने तीसरे पृष्ठ को शीर्ष पर सरका दिया। इस पृष्ठ पर कागज के दोनों ओर सामग्री लिखी हुई थी।
21 मई, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप ने मुझे 2 विकल्प दिए, 2 आरंभिक अनुक्रम पद। उनमें से एक सावंत है। यह एक पूर्ण अनुक्रम पद है जो उनके पास है। दूसरा मिस्ट्री प्राय है जो उन्होंने मूसा तपस्वी से प्राप्त किया था ऑर्डर करें, लेकिन इसमें उच्च अनुक्रमों का अभाव है। 22 मई, मेरी पसंद आसान थी, सावंत। सावंत के पास एक संपूर्ण अनुक्रम मार्ग है। हालांकि रहस्यवाद पर अधिक जानकारी प्राप्त करने से मुझे घर लौटने में मदद मिल सकती है, लेकिन समस्या यह है कि अगर मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं तो बाहरी सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता है स्थानांतरण के लिए। और मुझे नहीं पता कि यह बाहरी इकाई अच्छी होगी या बुरी, परोपकारी होगी या दुर्भावनापूर्ण। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता और इस प्रकार यह बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों न मैं खुद को मजबूत करूं और अपने आप पर भरोसा करके वापस आऊं शक्तियां। इस प्रकार संपूर्ण अनुक्रम मेरे विचारों में सबसे महत्वपूर्ण कारक था। 23 मई, मैं एक सावंत बन गया हूं। औषधि की शक्ति से मुझे वास्तव में वह सारा ज्ञान याद आ गया जो मैंने अतीत में सीखा था, जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान आदि। मैंने न केवल ज्ञान को याद किया है बल्कि मैं इसे और अधिक गहराई से समझता हूं, साथ ही इसके संभावित अनुप्रयोगों और निहितार्थों को भी समझता हूं। हाँ, यह एक नौकरी है जो विशेष रूप से मेरे जैसे वैकल्पिक क्षेत्र के प्रवासी के लिए तैयार की गई है। मैं अपना लाभ अधिकतम सीमा तक व्यक्त कर सकूंगा। मुझे ये कहना है कि यदि मैं अपनी वर्तमान स्थिति में हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में लौटा हूं तो मैं निश्चित रूप से शीर्ष विद्वान बन जाऊंगा। अगर मैं किसी क्षेत्र में और विशेषज्ञता हासिल कर सकूं तो मेरे लिए वैज्ञानिक बनना इतना कठिन भी नहीं होगा। 26 मई, मैं एक सावंत के रूप में अपनी स्थिति का आनंद ले रहा हूं। कुछ अजीब बात का उल्लेख करना उचित है। जब मैं अपने आप को एक सावंत के रूप में संबोधित करता हूं, ऐसी चीजें करता हूं जो इस भूमिका के अनुरूप है, तो मुझे पागल करने वाली बड़बड़ाहट काफी हद तक नर्म हो जाती है। मैं अपने कभी कभार होने वाले गुस्से को भी नियंत्रित करने में सक्षम हो गया हूं। डायरी वाली बात भी याद आ गई। क्या ये वह अभिनय है जिसका उल्लेख रहस्यमय श्री जरातुल ने किया था? ये औषधि द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभावों को हल करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे ही क्लेन ने डायरी का पन्ना पढ़ा, उसे गहरा एहसास हुआ कि उसके और सम्राट रोसेले के काम करने के तरीके में बुनियादी अंतर था। उदाहरण के लिए, घर लौटने के मामले में क्लेन ने जोखिमों से बचने और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए रहस्यवाद का गहन ज्ञान प्राप्त करने पर विचार किया, जबकि सम्राट रोसेले ने खुद पर भरोसा करना और जोखिम का सामना करना पसंद किया। मुझे कहना होगा, मुझे कभी कभी ऐसे लोगों से ईर्ष्या होती है। शायद हर कोई उस चीज़ के लिए तरसता है जो उनके पास नहीं है। बेशक, मुझे भी खुद को मजबूत करने पर विचार करना होगा। ये दोनों महत्वपूर्ण है, क्लेन ने थोड़ा आह भरते हुए सोचा। अभिनय के बारे में सम्राट रोसेले द्वारा दिए गए विवरण ने क्लेन को यह विश्वास दिलाया कि कल अभिनय के बारे में उसने जो निष्कर्ष निकाला था वह कमोबेश सही था। उसने डायरी के 3 पन्ने नीचे रख दिए, जस्टिस और द हैंडमैन को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करें, मैं इन्हें पढ़ने में बहुत तल्लीन था। ऑड्रे ने अपने दिल की ईर्ष्या को शांत किया और मंद मंद मुस्कुराए। मैं समझ सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं डायरी की सामग्री के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने में सक्षम होऊंगा। इसके लिए कीमत चुकानी होगी। क्लेन मुस्कुराया और जस्टिस की ओर देखा, फिर अपनी निगाहें खामोश फांसी पर लटके आदमी की ओर घुमाई। ऑड्रे ने अपनी हथेलियां एक साथ रखी और उन्हें अपने सामने रखा। मिस्टर फूल, मिस्टर हैंडमैन, मुझे पूछने के लिए 3 प्रश्न हैं। यदि आपको लगता है कि उत्तर के लिए उच्च कीमत की आवश्यकता है तो मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मैं इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई समस्या नहीं, एल्गर ने संक्षिप्त उत्तर दिया। क्लेन ने सिर हिलाया और खुद को सहज बनाते हुए पीछे की ओर झुक गया। ऑड्रे ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, पहला सवाल यह है कि अभिनय का वास्तव में क्या मतलब है? मुझे एहसास है कि औषधि में बचे हुए मानस का मुझ पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक दर्शक के रूप में अभिनय कर रहा हूं इस समय। एल्गर ने बात नहीं की, इसके बजाय उसने द फूल की ओर देखा, मानो उसके उत्तर देने की प्रतीक्षा कर रहा हो। क्लेन ने मेज के किनारे पर अपनी उंगली रगड़ी और शांत स्वर में कहा, मुझे इसे एक सादृश्य के साथ समझाएं। एक कड़ी सुरक्षा वाले महल के रूप में अपनी औषधि की मूल शक्तियों की कल्पना करें। मानस के अवशेष जो प्रतिक्रिया का कारण बन सकते हैं उस महल के भीतर रहता है। हमारा लक्ष्य इससे छुटकारा पाना है और महल का सच्चा मालिक बनना है। ऐसा हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है महल पर बलपूर्वक आक्रमण करना। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह काम करेगा और जब तक आप इसे पूर्ण शक्ति से दबा नहीं सकते तब तक आप निश्चित रूप से खुद को घायल कर लेंगे। लेकिन निस्संदेह हम ऐसा करने के लिए सुसज्जित नहीं हैं। दूसरा तरीका महल के मालिक को निमंत्रण देने के लिए कहना है। ये निमंत्रण हमें गार्डों की जांच से बचने और महल में घुसपैठ करने की इजाजत दे सकता है। फिर हम दुश्मनों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि तथ्य यह है कि यह निमंत्रण अतिथि के चेहरे की विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार हमें स्वयं को छिपाना होगा और अतिथि के रूप में कार्य करना होगा। क्या आप समझते हैं? एल्गर ने तुरंत पूछा, जैसे कि उसे इस उत्तर की आशा थी। फिर उपरोक्त निमंत्रण औषधि के अनुक्रम का नाम है। ये सही है, क्लेन ने बड़ी पुष्टि के साथ उत्तर दिया। ऑड्रे एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से समझ गई है कि अभिनय का क्या मतलब है। उत्तेजना के कारण वह तुरंत अपनी दर्शक अवस्था से बाहर निकल गई। उसने खुशी से प्रशंसा की, मुझे लगता है कि यह कितना असाधारण तरीका है। मुझे लगता है कि यह आपके शीर्षक पर फिट बैठता है। इसकी शैली द फूल के साथ बहुत अनुकूल है। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि अभिनय का इतना प्रभाव होगा। सौभाग्य से मैं रही हूँ पिछले कुछ दिनों से एक दर्शक के रूप में अभिनय कर रहा हूँ। वह कहने से पहले एक पल के लिए रुकी। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही मूल्यवान उत्तर है। मेरा दिल इसे बिना कुछ लिए स्वीकार करने में सहज नहीं है। मिस्टर फूल, आपको बदले में क्या चाहिए? बेशक, मुझे अभी भी याद है कि मैं इसका एहसानमंद हूँ। आप सम्राट रोजेल की डायरी का एक पन्ना। रोजेल की डायरी के और पन्ने या? क्लेन एक पल के लिए रुका। वह दृष्टा के संबंध में अनुक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि इस तरह के निम्न स्तरीय अनुरोध से द फूल की रहस्यमय छवि बर्बाद हो जाएगी। इस प्रकार उसने इसे छोड़ देने का फैसला किया और किसी और दिन उनसे गुप्त रूप से पूछने की योजना बनाई। मैं अभी हाल ही में आगे बढ़ा हूं और अभी तक सील पोषण को पूरी तरह से बचा नहीं पाया हूं। उन्होंने खुद को सांत्वना दी और बिना किसी अभिव्यक्ति के कहा, एंटीगोनस परिवार के बारे में कुछ भी, भले ही मैं खुद उनके बारे में पहले से ही जानता हूं। अल्जीरिया कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसने धीरे से अपना मुंह खोलने से पहले एक क्षण के लिए लंबी कांस्य मेज के शीर्ष की ओर देखा। मिस्टर फूल, मुझे विश्वास है कि आपने अभी जो जानकारी मांगी है मैं उसका भुगतान आपको तुरंत कर सकता हूं। कोई बात नहीं, क्लेन ने अपने अपरिवर्तित गहरे स्वर को बनाए रखने की कोशिश की। उसने अपनी बाईं कोहनी को अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर टिकाया और अपनी उंगलियों से अपने माथे को थोड़ा सहारा दिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह शांति से सुन रहा हो। एल्गर ने अपने शब्दों पर विचार विमर्श किया और कहा, एंटीगोनस एक प्राचीन परिवार है। उनके इतिहास का पता चौथे युग से पहले प्रलय युग से लगाया जा सकता है और ये दूसरे ईशनिंदा स्लेट से संबंधित है। दूसरा निंदा स्लेट? क्या कोई दूसरा ईशनिंदा स्लेट है? कितने हैं? क्लेन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी मुद्रा लगभग बदल ली।
द हैंडमैन और जस्टिस ने पहले जो कहा है उसके अनुसार ब्लेस्फेमी स्लेट में परमात्मा के 22 मार्गों के गहन रहस्य शामिल हैं। ऐसी 2 महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं या इससे भी अधिक। परमात्मा के 22 रास्ते, अनुक्रम और रास्ते, क्या इन दोनों संज्ञाओं का मतलब एक ही हो सकता है? प्रत्येक पूर्ण अनुक्रम मार्ग सीधे परमात्मा के सिंहासन तक ले जाता है। उस पल में दूसरे ईशनिंदा स्लेट के वर्णन ने क्लेन को कई विचार दिए। उनका मानना था कि अगर घने भूरे सफेद कोहरे ने उन्हें न छुपाया होता तो शायद उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया को मिस स्पेक्टेटर ने जान लिया होता। जहां तक प्रलय युग शब्द का प्रश्न है, एक इतिहासकार के रूप में वह उस शब्द से अपरिचित नहीं थे। ये तीसरे युग का नाम था। अपने हालिया संशोधन के बाद क्लेन को यह भी पता चला कि तीसरा युग 2 युगों में विभाजित हो गया था, गौरवशाली युग और प्रलय युग। एक दूसरा निंदा स्लेट, ऑड्रे ने स्पष्ट रूप से इस मामले पर अपनी अज्ञानता प्रकट की। इससे पहले कि वह अपनी भावनाओं को शांत करती, वह अपनी दर्शक अवस्था में लौट आए। अच्छा प्रश्न, क्लेन ने गुप्त रूप से मिस जस्टिस की जय जयकार की। मूर्ख के रूप में यह प्रश्न पूछना उनके लिए असुविधाजनक था। एल्गर ने द फूल पर एक नजर डाली और देखा कि उसकी मुद्रा वही थी, नहीं उसने कोई आवाज की। इसलिए उन्होंने सोचा और उत्तर दिया, पहला ईशनिंदा स्लेट डार्क युग में दिखाई दिया, जो दूसरा युग है जहां हम मनुष्यों ने देवताओं की सुरक्षा के तहत जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। दूसरा ईशनिंदा स्लेट तीसरे युग के अंत में दिखाई दिया। यह हो सकता है यहां तक कि कहा जा सकता है कि इसकी उपस्थिति प्रलय युग के अंत का प्रतीक है। दोनिंदा स्लेटों की सामग्री को 7 प्रमुख चर्चों द्वारा गुप्त रखा गया है। मैं इसके केवल छोटे छोटे टुकड़े ही जानता हूं। मैं केवल ये जानता हूं कि उनमें ईश्वरत्व के मार्ग शामिल हैं, लेकिन मैं उनके बीच के अंतरों के बारे में निश्चित नहीं हूं। क्या ईशनिंदा स्लेट जिसे सम्राट रोसेले ने पहली बार देखा था या दूसरी बार? ऑड्रे ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनने पर क्लेन को याद आया, एल्गर ने पहली सभा के दौरान औषधि नामों के बारे में कहा था कि अनुक्रम औषधि के नाम ब्लास्फेमी स्लेट से लिए गए थे। इसी तरह कैप्टन ने यह भी उल्लेख किया था कि औषधि प्रणाली का निर्माण और समापन ब्लास्फेमी स्लेट के जन्म के कारण हुआ था। यह अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करता है कि ईश्वरत्व के मार्ग अनुक्रम मार्ग हैं। क्लेन ने चुपचाप अपने पहले वाले प्रश्न का उत्तर दिया। तब एल्गर ने सरलता से उत्तर दिया, दूसरा। ऑड्रे की आंखों की चमक कम हो गई और वह अपनी दर्शक अवस्था में लौट आए। उसने सवाल पूछना जारी नहीं रखा, इसके बजाय उसने अपना ध्यान केवल द हैंडमैन पर केंद्रित किया। यह स्पष्ट था कि उसकी जांच से एल्गर असहज हो गया, लेकिन उसने अपने भीतर की भावनाओं को दबा दिया। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और जारी रखा, चौथे युग में सोलोमन राजवंश के दौरान, हालांकि एंटिगोनस परिवार को अभिजात वर्ग का एक शानदार हिस्सा माना जाता था, लेकिन जब तक उन्होंने ट्यूडर साम्राज्य की स्थापना का समर्थन नहीं किया, तब तक उन्होंने कुछ भी बहुत यादगार नहीं किया। तब उन्होंने उत्तरी महाद्वीप के मंच के ठीक मध्य में खड़ा था। उस काल में एंटिगोनस, आमोन, अब्राहम, जेकब और अन्य मानव साम्राज्य के प्रतिष्ठित नाम थे। हालांकि 4 संप्रभुओं के युद्ध के बाद ट्यूडर साम्राज्य के रक्त सम्राट की मृत्यु हो गई। वे अपने आसन के शीर्ष से गिर गए और अब 7 देवताओं द्वारा उनका शिकार किया गया। मैं वास्तविक प्रक्रिया के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि एंटिगोनस परिवार एवरनाइट देवी के चर्च के हाथों नष्ट हो गया था। मिस्टर फूल, यदि आप और जानना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आप ऐसा कर सकते हैं। केवल एवरनाइट देवी के चर्च या कुछ प्राचीन गुप्त संगठनों से जानकारी प्राप्त करें। आप जानते हैं कि मैं किन कुछ का उल्लेख कर रहा हूं। मैं नहीं। क्लेन ने अंदर से कड़वाहट महसूस करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, गुप्त आदेश एक है। कैप्टन और ओल्ड नील ने मूसा तपस्वी आदेश का उल्लेख किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मनोविज्ञान की म्यागर गिनती करते हैं। जबकि उन्होंने मानसिक रूप से उम्मीदवारों की जांच की, अल्जीरिया ने उन्हें जानकारी के अंतिम टुकड़े प्रदान किए। मुझे इसी तरह पता नहीं है कि एंटिगोनस परिवार ने कौन सा अनुक्रम मार्ग धारण किया है। केवल 2 विशेषण हैं जो एंटिगोनस परिवार के विवरण में दोहराव से दिखाई देते हैं, और वे अजीब और भयानक हैं। अजीब और भयानक। वापस सोच रहा हूं, नोटबुक, मूल क्लेन और उसके सहपाठी, और रे बीबर की मां के साथ क्या हुआ, ये वास्तव में उपयुक्त शब्द है। क्लेन ने लगातार अपनी उंगली की नोक से लंबी मेज के किनारे को 2 बार थपथपाया, बोलना शुरू किया। बहुत अच्छा, मैं भुगतान से संतुष्ट हूं। कारण यह था कि वह लगातार लंबी मेज को अपनी उंगलियों से हल्के हल्के थपथपाता रहा, ताकि जस्टिस और द हैंडमैन को विश्वास हो जाए कि उसे थपथपाने की आदत है। इस तथ्य को छुपाने के लिए कि उसी गति का उपयोग उसकी आत्मा दृष्टि को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किया गया था। यह मेरी खुशी है। अल्जीरिया ने और कुछ नहीं कहा। ऑड्रे ने द हैंडमैन और फिर द फूल पर एक नजर डाली। वह मन मन मुस्कुराए और बोली, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगी। स्पेक्टेटर के लिए बाद की औषधि का नाम क्या है? मुझे सुराग कहाँ मिल सकते हैं? मैं भी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, लेकिन अलग अलग विकल्प अलग अलग कठिनाइयों का कारण बनते हैं। क्लेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी नजर द हैंडमैन की ओर डाली। एल्गर यह कहने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। मैं इस प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दूंगा क्योंकि मैंने आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ाया है। स्पेक्टेटर के लिए अगला अनुक्रम 8 टेलीपैथिक है। अनुक्रम 7 का प्राचीन नाम साइके एनालिस्ट है, लेकिन अब इसे मनोचिकित्सक कहा जाता है। यह मुझे मनोविज्ञान अल्केमिस्ट के एक सदस्य से पता चला। मुझे लगता है कि इस मार्ग के लिए उनके पास काफी संख्या में औषधि सूत्र होने चाहिए। मनोविज्ञान कीमियागर स्पिरिट मीडियम डेली उनके सिद्धांत का अनुमोदन कर रहा था, लेकिन कैप्टन ने उन्हें दुष्ट और पागल समझा। क्लेन ने गहरी सोच में रहते हुए सुना। क्या आप उस विशेष मनोविज्ञान अल्केमिस्ट सदस्य का ठिकाना जानते हैं? ऑड्रे ने पूछा। चाहे वह टेलीपैथिक हो या मनोचिकित्सक, दोनों नामों ने उसके सौंदर्यशास्त्र को आकर्षित किया। मुझे पता है, वह सोनिया द्वीप के आसपास के समुद्र में डूबा हुआ है। मैंने उसे अपने हाथों से डुबोया। यदि आप मनोविज्ञान कीमियागरों की तलाश करना चाहते हैं तो मुझे माफी मांगनी होगी क्योंकि मैंने सुराग तोड़ दिए हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि न्यायमूर्ति उनके विवरण के माध्यम से अपनी पहचान पा लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये काम लोगों की नजरों से दूर रहकर अपने दम पर किया था। सैंक ऑड्रे समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उत्तर दे या कौन सा भाव प्रदर्शित करे। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक अपनी दर्शक अवस्था को बनाए रखने में विफल रही। उसने संकोचपूर्वक पूछा, तीसरा सवाल, अगर, और मैं कह रही हूं अगर, एक सामान्य जानवर अनुक्रम 9 औषधि पी ले तो क्या होगा? ये कैसा प्रश्न है? क्लेन ने अपनी उंगली से, जो उसके माथे को सहारा दे रही थी, अपने ग्लैबेला को अनजाने में थपथपाया। बहुत जल्दी उसने रंग में परिवर्तन देखा और देखा कि ऑड्रे की भावनाएं उन्मत्त, घबराई हुई और थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी। क्या वह इतना मूर्खतापूर्ण कुछ कर सकती थी? क्लेन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे यह अजीब नहीं लगा। पिछली 2 सभाओं के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि मिस जस्टिस काफी घमंडी थी। द हैंडमैन, अल्जीरिया भी स्पष्ट रूप से अवाक रह गया था। उन्हें उत्तर देने में थोड़ा समय लगा। सामान्य जानवरों में इंसानों का दिमाग नहीं होता है। वे समय पर ध्यान करना नहीं सीख पाएंगे, इसलिए यह संभवतः तत्काल मृत्यु या एक राक्षस में टूटने का कारण होगा। हालांकि अगर वे प्रारंभिक अंतर्ग्रहण से बच गए औषधि से, उन्हें एक असाधारण प्राणी बनना चाहिए। यदि औषधि में उनकी बुद्धि को बढ़ाने की क्षमता है तो वे और भी अधिक चतुर बन सकते हैं। ठीक है, ऑड्रे ने एक शांत भरी और शांत स्वर में कहते हुए सिर हिलाया। मेरे पास कोई अन्य प्रश्न नहीं है।
अल्जीरिया ने एक पल के लिए विचार किया और ऑरोरा ऑर्डर या श्रोता से संबंधित मामलों का उल्लेख नहीं किया। वैसे ही उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं, मेरे पास कुछ है। क्लेन ने अपनी मुद्रा नहीं बदली लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। उसने अभी तक अपनी स्पिरिट विजन को बंद नहीं किया था और उसने तुरंत देखा कि द हैंडमैन घबराहट के लक्षण दिखा रहा था, जबकि मिस जस्टिस दरिया सावधानी दिखाने के लिए बहुत सरल स्वभाव की थी। इससे पहले कि वे उत्तर दे सकें, क्लेन ने उन्हें सांत्वना दी, चिंता मत करो, यह मामूली बात है। यदि यह सफल होता है तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए मैं अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दूंगा। आगे बढ़ो। ऑड्रे सहज रूप से स्पेक्टेटर अवस्था में प्रवेश कर गई, लेकिन वह द फूल पर छाए घने भूरे कोहरे के बीच से नहीं देख सकी। जैसा आप चाहेंगे, एल्गर ने खुद को स्थिर करते हुए उत्तर दिया। क्लेन ने अपनी उंगलियां हिलाई और मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैंने कहा था कि हम आपको छुट्टी मांगने में सक्षम बनाने के लिए कुछ प्रयोग करेंगे। इस तरह आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपको कहीं अनुचित जगह पर जाना पड़े सोमवार की दोपहर के बाद। यही हमारी इच्छा है। ऑड्रे ने कसकर बुनी हुई अपनी बाहें ढीली कर दी। एल्गर ने सोचा और कहा, आपको हमसे क्या करने की जरूरत है? आप अपने खाली समय के दौरान अनुष्ठानिक जादू का एक टुकड़ा आजमा सकते हैं। इसे बहुत औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, जब तक आप ऐसे माहौल में हैं जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। एक वेदी पर 4 नई मोमबत्तियां रखें, 4 पर रखें क्रमशः कोने। यदि वे चंदन की खुशबू वाली मोमबत्तियां हैं तो ओपी बाएं कोने पर मोमबत्ती के पास एक पाव सफेद ब्रेड रखें। ओपी दाएं कोने पर मोमबत्ती के पास फेना पॉट नूडल्स का एक कटोरा रखें। नीचे मोमबत्ती के पास पेला रखें। बाएं कोने पर और नीचे दाएं कोने पर मोमबत्ती के पास एक देसी पाए। एक सीलबंद आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए चांदी के चाकू का उपयोग करें। क्लेन ने भाग्य वृद्धि अनुष्ठान के अपने संशोधित संस्करण का वर्णन किया और मिस जस्टिस को सिखाया कि कैसे बनाए आध्यात्मिक वातावरण निःशुल्क। स्पष्ट रूप से कहें तो चून के अनुष्ठान स्वयं पर लक्षित था। क्लेन का मानना था कि पूर्व भाग, जिसका उद्देश्य किसी इकाई के हित को आकर्षित करना था, को पूरी तरह से छोड़ा जा सकता है। हालांकि प्रक्रिया को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए उन्होंने फिर भी कड़ी मेहनत की। निस्संदेह यह उस बात का अनुपालन नहीं करता जो ओल्ड नील ने देवताओं के दूसरे और स्वयं के तीसरे होने के बारे में सिखाया था। उद्धरण चिन्ह चंद्रमा के फूल, सोने की पुदीना, नीम के फूल, फिंगर सिट्रोन और रॉ गुलाब को एक साथ मिलाएं और फिर इसे आसवित करें। इसके आवश्यक तेल के लिए इसे निकालें, फिर प्रत्येक मोमबत्ती पर एक बूंद डालें। ऑड्रे ने गहरी रुचि के साथ सुना। उसने वह सब रिकॉर्ड कर लिया जो उसने कहा। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने पूछा, जादू मंत्र के बारे में क्या? श्रीमान मूर्ख, तत्संबंधी मंत्र क्या है? एल्गर ने हाथ में फाउंटेन पेन लेकर भी लिखना बंद कर दिया। उसने मूर्ख की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्लेन, जो भूरे कोहरे में डूबा हुआ था, ने अपनी उंगली से लंबी मेज के किनारे को हल्के से थपथपाया और शांति और नीरसता से हेमीज में कहा, मूर्ख जो इस युग से संबंधित नहीं है। आप भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक हैं। आप पीले और काले रंग के राजा हैं जो सौभाग्यशाली हैं।